ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सिम के बारे में, सिम और सिम के कंपोनेंट के बारे में, कैसे सिम वर्क करता है और सिम के कंपोनेंट कौन होता है। मैं एक बार रिकैप करता हूँ। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्शन। कलेक्शन इज द प्रोसेस वेयर द सिम इज लाइक कलेक्टिंग द रियल टाइम लॉग्स फ्रॉम द एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस लाइक सर्वर, एप्लीकेशन, डेटाबेस, these are the end devices. And second was the parsing. Parsing is nothing but it is breaking down the raw log into event. Breaking down raw log into events is called to parsing. Unstructured data को structure में रूप में बदलना and the unusual information को useful information में convert करना, this is called parsing. थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था normalization. Normalization का मतलब है कि normalize करके. Normalization is the process where mapping the device specific field set to the SIM specific field set. This is called normalization. Okay. फोर्थ स्टेप पढ़ा था हम लोगों ने एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में हमने पढ़ा था कि एग्रीगेशन इज द प्रोसेस वेयर वी कैन ग्रुपिंग द डाटा ग्रुपिंग द डाटा इन लाइक ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ डाटा, कि जैसे 10 इवेंट है उसको एक कर देना, जैसे 10 मिस कॉल को एक मिस कॉल में कन्वर्ट कर देना, जैसे 10 लॉगिन फ्लेयर को एक लॉगिन फ्लेयर में करना, जिससे हमारा CPU, रैम, प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन बचता है, हार्ड डिस्क का स्पेस बचता है। ठीक है। और हम लोग पार्टिकुलर इवेंट को हम लोग ये नहीं करते, ग्रुप ऑफ इवेंट को हम लोग डील करते हैं। तो एग्रीगेशन इज द प्रोसेस वेयर द ग्रुपिंग सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। एंड फिफ्थ इज द कोरिलेशन। कोरिलेशन इज द लाइक को मतलब दो, और रिलेशन मतलब लाइक रिलेशन बिटवीन द टू। को मतलब दो, को का मतलब होता है कि दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर्स या टू फैक्टर इज कॉल्ड टू कोरिलेशन। लाइक number of matches in how many times, like 8 number of login failure in 1 minute time, इन दोनों को कर देंगे, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। एक और चीज था वर्ड जो सिम में यूज होता है, छठा कंपोनेंट है 6 इज द एनोटेशन। एनोटेशन ऐसे ये नहीं है सिम का, बट ये यूज होता है एनोटेट करना। तो इसका मैं वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। एनोटेशन में क्या होता है ना कि कोई भी आपके पास अलर्ट आया या कोई भी इंसिडेंट जनरेट हुआ, ठीक है, उसके लिए आपने भी टिकट रेज कर दिया है, और उसी अलर्ट आप बैठे हुए गुड़गांव में और आपके पास अलर्ट आया सिम पर और आपने एक टिकट रेज कर दिया। ऐसे ही बेंगलोर में आपका दोस्त बैठा हुआ है, कलीग आप ही का कलीग, वो भी सेम शिफ्ट में है और वो बेंगलोर बैठा हुआ है और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। इसको क्या पता कि आप उस पर काम कर रहे हो, ये भी उसी इंसिडेंट में काम कर रहा है, तो दोनों एक ही इंसिडेंट में काम कर रहे हो, मैंने डुप्लीकेसी आ रही है। तो इसी डुप्लीकेसी को हटाने के लिए एनोटेशन टर्म का यूज किया जाता है सिम में स्पेशली यूज किया जाता है एनोटेशन। एनोटेशन क्या करता है कि स्टेज डिफाइन कर देता है, माने वो टिकट को आप जो असाइन किए हो ना, मान लीजिए ये टिकट अखिलेश को असाइन हुआ, जो बैठा हुआ है गुड़गांव में, बेंगलोर में बैठा हुआ है अजय, तो अखिलेश जैसे ही टिकट को असाइन करेगा ना, इन प्रोग्रेस कर देगा या उस पर लिख देगा वर्किंग ऑन इट, तो जैसे ही करेगा ना तो स्टेजिंग एक स्टेज में डाल दिया इस टिकट को, इसी स्टेज को डाल दिया तो अजय जो है ना इस टिकट को असाइन नहीं कर पाएगा। जैसे ही देखेगा ना असाइन करने जानते हैं, वर्किंग ऑन इट, इन प्रोग्रेस ऑलरेडी है, जब ऑलरेडी है तो मैं इस पर क्यों करेगा, मैं किसी और लटका दिखूंगा। तो वही स्टेज डिफाइन करने को बोलते हैं इन साइबर सिक्योरिटी वर्ड एनोटेशन। मैंने एनोटेट कर दिया गया, मैंने कि स्टेजिंग दे दिएगा इस टिकट को फॉर द अवॉइड द डुप्लीकेसी। क्यों एनोटेशन किया गया है, टू अवॉइड द डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग एनोटेशन का यूज करते हैं। तो दी जाता सिक्स्थ, ये कोई सिम का ये स्टेप नहीं है, ये एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने ये देखा कि ऐसे सिम वर्क करता है। अगर ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता हो तो इट इज इजी टू अस टू अंडरस्टैंड द सिम, हाउ द सिम इज वर्किंग, और एनी टूल ऑफ द सिम। सिम इज द टेक्नोलॉजी, कभी भी आपको बोलता हूँ कि सिम इज द टेक्नोलॉजी, और जो टूल है वो मैंने आपको बता दिया है, आरसाइट है, एज्योर सेनेटल है, स्प्लंक है, और ये है जो गार्टनर के फॉर्म में आते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल है, मैकैफे है, RSA नेट विटनेस है, लोगरिथम है, बहुत सारे टूल है, लेकिन हम लोग 2-3 टूल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक तरह से ब्रीफ लेंगे, हम लोग एडमिन लेवल तक हम लोग पढ़ाई करेंगे उसके लिए। और एक और सवाल इसमें पूछा था सिम के रिलेटिंग है, पहले से पूछा कि सिम इज ए टेक्नोलॉजी या टूल, तो सिम टेक्नोलॉजी क्लियर है। एक और पूछा था कि हु इज द इंटेलिजेंट डिवाइस, एक TCS से मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द इंटेलिजेंट डिवाइस, सिम या सिक्योरिटी टूल्स, तो बताएगा सिक्योरिटी टूल्स मतलब एंटीवायरस, IPIDS, ये सब। तो हु इज द इंटेलिजेंट डिवाइस, सिम या सिक्योरिटी टूल्स? एनीवन कैन आंसर दैट?
SIM. सिम, ओके। एनीवन एल्स? हु इज द इंटेलिजेंट डिवाइस, सिम या सिक्योरिटी टूल्स? सिक्योरिटी टूल्स मतलब मैंने आपको बता दिया, एंटीवायरस, फायरवॉल हो गया, O365 हो गया, वाइफ हो गया, दीज आर द सिक्योरिटी टूल्स। एनीवन एल्स? SIM ही होगा। सिम होगा, ओके। तो ये गलत जवाब है। सिक्योरिटी ये इंटेलिजेंट डिवाइस, बिकॉज देखिए सिम एक तरह से डब्बा है, ये एक डम डिवाइस बोला जाता है। सिम केवल एक बड़ा सा टीवी है जहां सारे लॉग्स आते हैं, चाहे एडी के सर्वर, विंडोज सर्वर के लॉग है, लिनक्स सर्वर के लॉग है, आपके रूटर के हैं, फायरवॉल के, वाइफ के हैं। ये केवल डब्बा है जिसमें सारा एक बड़ा सा टीवी है जहां पर लॉग आते हैं। सेंट्रलाइज एक तरह से रिपोजिटरी बोल सकते हैं, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मैनेज करता है लॉग्स को, वहां पर लॉग केवल देख सकते हैं। सिम कोई एक्शन नहीं लेता है। अगर मालवेयर सिम को मिला वो कुछ नहीं करेगा, वैसे ही डम की तरह खड़ा रहेगा। मालवेयर है, हो रहा है, चोरी हो रहा है, वो चोरी करते देखेगा, वो दिखा देगा टीवी में चोरी हो रहा है कैमरा पर, वो एक्शन नहीं लेगा कि चोरी हो रहा है, बस दिखाएगा कि चोरी हो रहा है। एक्शन नहीं लगेगा कि चोरी को पकड़ लें, या वो करेगा नोटिफिकेशन बुद्धि देगा कि चोरी हो रहा है, तो वो डम डिवाइस है। सिक्योरिटी उसका काम है, अगर मान लीजिए कि मालवेयर है, एंटीवायरस काम है कि मालवेयर को डिलीट कर देगा अगर उसका सिग्नेचर मिलेगा। अगर आईपी है तो फायरवॉल का काम है कि उस आईपी को ब्लॉक करेगा। तो सिक्योरिटी टूल्स इज द इंटेलिजेंट डिवाइस, सिम इज अ डम डिवाइस। सिम इज ओनली शोइंग द लाइक सेंट्रलाइज एक तरह से लॉग्स in a like a single panel, or through the single panel you can just SIM alert us or notify us. They can't take action, only the detection that can't take action. इसलिए सिम को जो बोला जाता है, ये बोला जाता है कि ये एक्टिव डिवाइस है, केवल एक्ट करता है, रिएक्टिव डिवाइस नहीं है। रिएक्टिव मतलब एक्शन भी लेता है, मतलब एक्शन भी लेता है। सिम इज द ओनली एक्टिव डिवाइस। और रिएक्टिव में आता है EDR, एंटीवायरस, ये सब रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव ये डिटेक्ट भी करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। और एक होता है प्रोएक्टिव, मतलब अलर्ट होने से पहले बताना, उसको बोलते हैं अप्रोच को थ्रेट हंटिंग अप्रोच। ये प्रोएक्टिव मतलब चोरी होने से पहले ही बता देगा कि चोरी होने वाला है, मैंने अटैक होने से पहले बताएगा, थोड़ा सा ये करे, इशारा कर देगा कि अटैक हो सकता है, माइट बी द अटैक इज परफॉर्म्ड। तो ये होता है प्रोएक्टिव। तो ये एक्टिव में आता है। एक्टिव मतलब ओनली डिटेक्ट, ओनली नोटिफाई, अलर्टिंग, दे कांट टेक एनी एक्शन। क्लियर है? हाँ जी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आरसाइट के बारे में। दिस इज द फर्स्ट टूल। इससे पहले कोई टूल नहीं था मार्केट में, मैंने आपको बताया ही था कि 2000 में आया था टूल, ठीक है। ये 2000 से 2015 तक ले ये मार्केट में था, लीडर था ये मेन। तो मैंने बताया था कि आरसाइट जो है, जो भी सिम टूल है, मैंने आप लोग को पहले बताया है कि जो भी सिम टूल है उसके 4-5 ही प्रोसेस होते हैं, उसी को एक एक करके समझेंगे तो अच्छी तरह से ही समझेंगे। तो आरसाइट जो था ये अभी माइक्रोफोकस का था, माइक्रोफोकस का अभी इसको एक्वायर किया है ओपन टेक्स्ट ने। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। माइक्रोफोकस का अभी ओपन टेक्स्ट ने इसको एक्वायर किया है। अभी देखिए, जो भी सिम के होते हैं, सिम के जनरली जो कंपोनेंट है किसी भी सिम के, मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट, ओके। तो आरसाइट की भी 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट का जो काम करता है वो काम करता है कलेक्ट का, दूसरा जो काम करता है वो करता है स्टोर का, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो एक तरह से आप GUI देख सकते हो, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि अलर्ट आता है। जो हम लोग के इसमें डिफाइंड होते हैं, मतलब सिक्योरिटी लेवल्स L1, L2, L3। तो जो आप मॉनिटरिंग करते हो, जो टीवी में मॉनिटरिंग करते हो, यही वाला टीवी है। जब सिम पढ़ते हो ना, ये जनरली जो सिम है ये वाला है, GUI वाला। यहाँ पर आप देखते हो ये GUI है, ठीक है। यहाँ पर स्टोर होता है और यहाँ पर कलेक्ट होता है। तो कोई भी सिम का ये 3 कंपोनेंट है, पहले कलेक्ट होगा, स्टोर होगा और ये GUI है। हो सकता है अगर GUI के पास डाटा ना हो तो ये यहाँ स्टोर के पास जाएगा, बोलेगा भाई डाटा दे दो, और डाटा लेकर अपने आप में शो कर देगा। मतलब ऐसे कुछ वर्क करता है। मतलब जो भी सिम होते हैं उसके मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, जो डाटा एक बार कलेक्ट करता है एंड डिवाइसेस से। मान लीजिए विंडोज सर्वर है, यहाँ रूटर है, यहाँ स्विच है, इससे क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, यहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा, इसको सेट कर देगा स्टोर में, और उसी को GUI बेस में आप बैठ के यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज द कोई भी सिम के लिए, कोई भी अगर सिम है, कोई भी अगर स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर आपसे पूछता है, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बताओ या बेसिक आर्किटेक्चर बताओ, बेसिक आर्किटेक्चर, यही कॉन्सेप्ट होगा।
पहले डाटा कलेक्ट होगा, देन वो उसको स्टोर करेंगे, हायर टी में रिटेंशन पीरियड ज़्यादा करेंगे, बाद में अगर उस डाटा को यूज करना हो, चाहे फोरेंसिक पर्पस, ऑडिट पर्पस या कंप्लायंस पर्पस, उसको यूज करना हो, मान लीजिए कोई आया कि बोले 1 साल का लॉग दो या 6 महीने का लॉग दो, तो इस स्टोरेज में रहेगा तो हम लोग दे सकते हैं। और जो लॉग यहाँ से आ रहा है रियल टाइम लॉग, रियल टाइम लॉग का बात करो, रियल टाइम लॉग इसको आप देख सकते हो कि अटैक होने से पहले, जो मैंने आपको बताया था कि जो सीम होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, कोरिलेशन करता है, तो अटैक होने से पहले यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो मेनली अगर देखा जाए कि मेनली 2 ही कंपोनेंट होते हैं, ऐसे सीम में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कलेक्शन वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डाटा कलेक्ट का काम करता है, और एक होता है जहाँ पर वो डाटा को देखते हैं। लेकिन बीच वाला वही कि फोरेंसिक, कंप्लायंस और ऑडिट पर्पस के लिए कोई डाटा मांग ले तो उसके लिए रिटेंशन पीरियड मैंने कीप द डाटा फॉर द लॉन्ग टाइम, तो वो स्टोरिंग में करते हैं। देयर आर 3 मेनली कंपोनेंट इन द लाइक एनी सिम, चाहे आरसाइट, जियोर, ये हमारा स्प्लंक, और एक और मैंने बताया था आपको IBM क्यूरेडार, ये 3 कंपोनेंट। अब देखिए आरसाइट का जो बेसिक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, जो स्टैंडर्ड इसको बोल दीजिए स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर या जो बेसिक आर्किटेक्चर है, वो उसमें 3 कंपोनेंट है। मैंने बताया कि कोई भी सिम के 3 कंपोनेंट थे, इसमें भी 3 कंपोनेंट है। ये मान लीजिए हमारा विंडो डिवाइस है, ये रूटर है, ये हमारा स्विच हो गया, मान लीजिए ये फायरवॉल हो गया, ऐसे ही ये डाटाबेस मान लीजिए, और एप्लीकेशन मान लीजिए, ये सारे डिवाइसेज है। ये हमारा विंडो सर्वर हो गया, रूटर हो गया, स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, सारे लॉग्स कहाँ भेजेगा, यहाँ पर। जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको बोलते हैं कनेक्टर्स। फर्स्ट कंपोनेंट कनेक्टर्स, मल्टीपल कनेक्टर होते हैं इसलिए कनेक्टर्स बोलते हैं, कनेक्टर्स नॉट कलेक्टर्स, कनेक्टर्स। दूसरे कंपोनेंट है आरसाइट का, ये लॉगर बोलते हैं, और तीसरा कंपोनेंट है हमारा ESM बोलते हैं। और ये लॉग यहाँ से यहाँ भेज रहा है इसको, ठीक है, एंड डिवाइसेस से कनेक्टर्स जाता है लॉगर के पास, और लॉगर के पास से जाता है ESM। दिस इज द स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ऑफ द, ठीक है। और हम लोग तीनों का वर्किंग समझते हैं कि तीनों का कनेक्टर किसको बोलते हैं, लॉगर किसको बोलते हैं, और ESM किसको बोलते हैं। तो देखिए पहला है कनेक्टर। तो कनेक्टर का काम है, आप लोग जानते हैं कि जितने भी एंड डिवाइसेस है इसे डाटा कलेक्ट करना। दिस इज तो बेसिकली कलेक्टर्स होता है, बट इसका आरसाइट बोलता है कि कनेक्टर्स। मेरा कंपोनेंट है तो मैंने नाम दिया था कनेक्टर्स, मल्टीपल कनेक्टर होते हैं इसलिए कनेक्टर्स बोलता है। तो कनेक्टर क्या आता है, कनेक्टर इज द डिवाइस which is responsible for collecting the real time logs from the end devices। ये क्या करता है, रियल टाइम लॉग्स कलेक्ट करता है। तो कनेक्टर इज द डिवाइस which is responsible for collecting real time logs। ये करता है रियल टाइम लॉग्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द एंड डिवाइसेस। जो भी एंड डिवाइस में था, विंडो डिवाइस, रूटर, स्विचेज, एप्लीकेशन, डाटाबेस, फायरवॉल, these are the end devices, real time logs। and once it collects the log, send to the logger, उसके बाद कलेक्ट करके लॉगर को भेज देता है, ठीक है। तो ये कनेक्टर का काम खत्म, ठीक है ना। बाद में इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि क्या क्या कनेक्टर का काम है, इसका यहाँ से काम खत्म। अब आता है लॉगर का, इसके लिए तो लॉगर इज द डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द लॉग्स फ्रॉम द कनेक्टर्स। कनेक्टर से रिसीव करता है लॉग एंड कीप द लॉग फॉर द लॉन्ग टाइम। मतलब इसका लॉन्ग टाइम मतलब है हाई रिटेंशन पीरियड। टर्म होता है रिटेंशन, रिटेंशन मतलब हाई, मतलब कीपिंग द लॉग फॉर द लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम रखने को बोलते हैं हाई रिटेंशन। तो हाई रिटेंशन पीरियड होता है, और इट अनेबल्स यू, ये अनेबल करता है, विच अनेबल्स यू फॉर द सर्चिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं एंड रिपोर्ट भी बना सकते हैं, अच्छा खासा रिपोर्ट, मोर एट्रैक्टिव रिपोर्ट बना के आप अपने मैनेजर, अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को शो कर सकते हैं। तो लॉगर इज द डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द लॉग्स फ्रॉम द कनेक्टर्स एंड इट कीपिंग द लॉग्स फॉर द लॉन्ग टाइम, मीन्स हाई रिटेंशन पीरियड, और इट अनेबल्स यू फॉर द सर्चिंग एंड रिपोर्टिंग। आप इसमें लॉग सर्च कर सकते हैं, इसको रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। आप जो भी एक्टिविटी हुआ है उसको सर्च भी कर सकते हैं क्या एक्टिविटी हुआ है, और इसको रिपोर्ट में अपने कस्टमर और क्लाइंट को दिखा सकते हैं, ठीक है। दीज आर द ये, और ये हाई रिटेंशन पीरियड में लंबा समय के लिए क्यों रखते हैं लॉगर में, लॉगर की जरूरत क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑडिट पर्पस के लिए, कंप्लायंस पर्पस के लिए, और फॉर द फोरेंसिक एनालिसिस के हम लोग को लॉग कोई कस्टमर 1 साल का भी, 6 महीने का, 3 महीने का मांग लेता है। जो मैंने बताया था कि फायरवॉल के पास मान लीजिए 2 महीने का लॉग हो, 1 महीने का होता है, जनरली 1 महीने का ही लॉग होता है फायरवॉल के पास। अगर 2 महीने का लॉग मांग ले कोई, जैसे ENY आया ऑडिट करने के लिए,
आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट कर रहा है, बोला कि 3 महीने का लॉग दे दो, इस यूजर से एक्टिविटी क्या होता है 3 महीने, बोले भैया साहब मेरे पास तो फायरवॉल टीम, बोले मेरे पास तो 1 ही महीने का लॉग रहता है सर, आपका सिम कौन मैनेज करता है, तो सिम कोई और मैनेज करता है, उससे मांगो, सिम के पास होगा। तो हम लोग जनरली जो होता है ना 1 साल का किसी भी कस्टमर का लॉग रखते हैं, जनरली 1 साल, ऐसे 5 साल तक रखा जाता है फ्रेंडशिप पर्पज के लिए। तो ऐसे इसीलिए लॉग को हम लोग हाई रिटेंशन मतलब लंबे समय तक रखते हैं फॉर द ऑडिट, फॉर द कंप्लायंस एंड फॉर द फोरेंसिक पर्पज। ओके, ऑडिटर आता है, मैंने कल बताया था ना कि ISO 27001 में एक रूल का था, आपका जो वेरिफिकेशन होता है कि आप कंपनी का जो रूल है आप फॉलो कर रहे हैं, तो कौन हु इज द टेकिंग केयर ऑल द स्टफ, हु इज द वैलिडेटिंग ऑडिटिंग समथिंग लाइक दैट for the like SIM is you are माने like keeping the SIM or storing the log, who is the like person, auditor। तो ऑडिटर यही सब काम करता है, इसीलिए लॉग स्टोरेज रखा जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है ESM। तो ESM का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजर, इंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजर। तो ये मैनेजर होता है एक तरह से जो मैनेज करता है ऑल द लॉग्स को। इसका जो मेनली काम होता है इंटरप्राइज सिक्योरिटी का डिफिनेशन है, इंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजर इज द कंपोनेंट ऑफ द आर साइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब ये करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग, कोरिलेटिंग एंड अलर्टिंग, माने रियल टाइम मॉनिटरिंग, कोरिलेशन और अलर्टिंग, दिस इज द वर्क ऑफ द ESM। ठीक है, तो इसी में आप GUI कंसोल में आप देखते हो कि अलर्ट आ रहे हैं, माने जो भी अलर्ट इंसिडेंट आ रहे हैं इसी में आप देखते हो। ठीक है, जो IT से होगा उनके पास टिकट आता है सर्विस नाम में, ऐसे ही यहाँ पर अलर्ट आता है। ठीक है, ये रियल टाइम है। ये मैं ESM दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से आपका विजुअलाइजेशन होगा ESM में कैसे किस तरह से अलर्ट आते हैं और कैसे आप एनालाइज करोगे इस अलर्ट। ठीक है, अभी बेसिक हम लोग ये जानेंगे। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड और बेसिक आर्किटेक्चर, तो आर साइट आपको बोलना है कि इन बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ आर साइट या स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ऑफ आर देयर आर 3 कंपोनेंट यूज्ड, कनेक्टर, लॉगर एंड ESM। कनेक्टर, लॉगर, कनेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल टाइम लॉग्स, हाई रिटर्न्स में लॉगर का, और इंटरप्राइज सिक्योरिटी का रियल टाइम मॉनिटरिंग, कोरिलेशन एंड अलर्ट। ठीक है, दीज आर द बेसिक आर्किटेक्चर। क्लियर है टीम, क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ये आप बता रहे हैं कि ये 2000 से 2015 तक यूज में होता था, अभी भी यूज में है क्या ये? अरे ये तो यूज में है, मतलब 2000 से 2015 तक लीडर था, मार्केट का लीडर था, उससे पहले कोई उतना आया नहीं था। हाँ, उसके बाद IBM क्यूरेटर बीच में आया, बस स्प्लंक आया, ठीक है ना, बट ये 2015 का लीडर था मार्केट का। अभी भी मैक्सिमम आप गल्फ कंट्री में चले जाओ चाहे बाहर चले जाओ ये यूज होता है। थोड़ा महंगा आता है, इसका ट्रायल वर्जन नहीं है, मैंने सबका जितने भी टूल्स है उसका ट्रायल वर्जन है, आपको 1 महीना तक इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो। स्प्लंक हो गया, ये सब फ्री में आता है, क्यूरेटर हो गया, आप इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप पर VM पर इंस्टॉल कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। आरसेट इकलौता है जिसका ट्रायल वर्जन नहीं आता है, थोड़ा महंगा कॉस्ट ही आता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा था कनेक्टर्स, ये बेसिक आर्किटेक्चर ही जनरली पूछा जाता है। कनेक्टर्स में ही मतलब बहुत सारे सवाल हैं, तो ये बेसिक ही पूछे जाते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। अगर सिम के बारे में पूछा जाए, कोई वो करके दिखाने के लिए मेरे कैसे क्या ये है, बेसिक आप लोग स्टफ जो है अभी से माइंड में रखना शुरू कर दो कि एक्चुअल वर्किंग क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कनेक्टर्स हो गया, C से मैं डिनोट करूँगा, और ये हो गया लॉगर, और ये हो गया ESM। मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। यहाँ हमारा विंडो डिवाइसेज है, तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा है, स्विच मान लेता हूँ, इसको स्विच हो गया, ये हमारा हो गया रूटर हो गया, ऐसे ही ये मान लीजिए फायरवॉल हो गया। अब देखिए पहला हम लोग कंपोनेंट पकड़ के चलते हैं अभी कनेक्टर। तो कनेक्टर का काम पहले मैंने क्या बताया कि कनेक्टर इज द डिवाइस, connectors is the device which is responsible for collecting the log for the real time logs, collecting the real time logs from the end device। तो पहला काम हो गया कलेक्शन का, पहला काम करता है कलेक्टिंग, तो कलेक्शन ही देता हूँ, कलेक्शन। जैसे ही डाटा को कलेक्ट करता है ना, उसके बाद ये डाटा को क्या करता है, पार्स की नॉर्मलाइज। पहले क्या करेगा कलेक्शन के बाद पार्सिंग करेगा।
माने जो भी डाटा है अनस्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर में लाता है, पार्सिंग करता है। माने जो एक लॉग फाइल में मल्टीपल इवेंट ले होते हैं, इवेंट को इंडिविजुअल तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और उसको जैसे डेट को डेट लिखेगा, टाइम को टाइम लिखेगा, वैसे करके तोड़ देगा। उसका नाम होता है पार्सिंग, ब्रेकिंग डाउन रोलॉग्स इनटू द इवेंट पार्सिंग। मैं ये मल्टीपल बार इसलिए डिफिनेशन बोलता हूँ कि आपका डिफिनेशन अभी पढ़ते समय आपके माइंड में रह जाए, स्टे हो जाए। ये दूसरा पार्सिंग। तीसरा हमारा होता है कि जब पार्स कर देता है उसको करता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि नॉर्मलाइज मतलब कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस टू मैपिंग डिवाइस स्पेसिफिक फील्ड सेट टू द सिम स्पेसिफिक। अब यहाँ आरसेट पढ़ रहे हैं तो आरसेट स्पेसिफिक फील्ड सेट बोलेंगे। यहाँ सिम हटा देंगे, सिम की जगह जो सिम होगा ना उसका फील्ड सेट। तो अभी हम लोग आरसेट पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस which can map the device specific field set to the RSAT specific field set, and the common format is known as the SAF। उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? SAF, कॉमन इवेंट फॉर्मेट, कॉमन इवेंट फॉर्मेट। तो RSAT कौन सा भाषा समझता है, लैंग्वेज समझता है? जैसे रसिया में रशियन समझा जाता है, ब्राजील में ब्राजीलियन समझा जाता है, इंडिया में हिंदी समझता है, इंग्लिश समझा जाता है। ऐसे ही RSAT जो भाषा समझता है, लैंग्वेज है कॉमन इवेंट फॉर्मेट, इस भाषा में बात करता है साइफ। ठीक है, ये हो गया 3। अब इसके बाद जब नॉर्मलाइज कर लेता है तब इस नॉर्मलाइज डाटा को भेजता है लॉगर के पास। ठीक है, ये हो गया। तो ये बेसिकली 3 काम करता है यहाँ पर ये कनेक्टर्स। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से तक क्लियर हो गया। अब ये 3 काम के बाद अब इसको जैसे ही ये 3 काम इसको लॉगर को भेज दिया। अब इसमें एक दो और चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, यही पे पढ़ लिया जाए। चौथा इसका काम है कि काम नहीं इसको बोल सकते, कनेक्टर जो होता है, कनेक्टर किस इंटरव्यू पूछ रहे हैं, कनेक्टर किस चीज़ पर इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होता है हमारा विंडोज सर्वर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं कनेक्टर को, और लिनक्स सर्वर पर भी। ये ऐसे ही पॉइंट आप एक कनेक्टर लिख के अपने कॉपी में बना सकते हैं। तो ये विंडो पर भी इंस्टॉल होता है, लिनक्स, ये दोनों ओएस पर इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, 5वां है कनेक्टर का जो वर्जन है ये कौन सा चल रहा है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन है 8.4। ठीक है, कनेक्टर का लेटेस्ट वर्जन। 6वां पॉइंट है, इसी में पॉइंट लिखा रहा हूँ, वर्किंग जो है कनेक्टर का क्या वर्किंग है, यही 3 वर्किंग है। जो कनेक्टर का वर्किंग है ये 3 वर्किंग है। डाटा को कलेक्ट करना, पार्स करना, नॉर्मलाइज करना, उसके बाद सेंड टू द लॉगर। ये कनेक्टर का वर्किंग खत्म हो गया। ये मैं बता रहा हूँ कि कनेक्टर के बारे में। तो कनेक्टर का है विंडो और लिनक्स दोनों पर इंस्टॉल होता है, दोनों ओएस पर इंस्टॉल होता है। कनेक्टर का लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा चल रहा है, 8.5 चल रहा है। अब एक और है कि कनेक्टर के बारे में और क्या था, हाँ, कनेक्टर का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो 2 वर्जन बोलते हैं, स्मार्ट कनेक्टर और फ्लैक्स कनेक्टर। कनेक्टर के 2 सॉफ्टवेयर वर्जन है, और जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हो गया एक पॉइंट डालते हैं दूसरा, और हार्डवेयर को बोलते हैं कॉनएप, कनेक्टर अप्लायंस, कॉनएप, ये हार्डवेयर कनेक्टर। तो कनेक्टर के बारे में ये 6 जानकारियां हैं। कनेक्टर का वर्किंग क्या है ये 3 बोलना है। कनेक्टर का वर्किंग है, पहला कनेक्शन, दूसरा पार्सिंग, तीसरा नॉर्मलाइजेशन। देयर आर 3 लाइक वर्किंग ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टर। कनेक्टर विंडो लिनक्स दोनों पर इंस्टॉल होता है, भूलिएगा ना। कनेक्टर का वर्जन 8.5 और कनेक्टर का सॉफ्टवेयर वर्जन को बोलते हैं स्मार्ट कनेक्टर। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, स्मार्ट कनेक्टर और फ्लैश कनेक्टर। कनेक्टर के 2 वर्जन है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को बोलते हैं कौन है, कनेक्टर अप्लायंस। ठीक है, इसी में मिट जाएगा क्या, सेलेक्ट करते हैं। यस, ठीक है, अभी देखिए। ठीक है, तो ये हो गया, बेसिक हो गया। और उसके बाद है जो कनेक्टर है, कनेक्टर ऑलवेज, मतलब ये जो है ऑलवेज फॉरवर्डिंग दो लॉग। ये जो कनेक्टर है, अगर विंडो डिवाइस पर कनेक्टर यहाँ से लॉग यहाँ पर आ रहा है तो ये कनेक्टर कभी भी लॉग स्टोर नहीं करता है।
कनेक्टर तो रियल टाइम लॉग्स को कैप्चर करता है और फॉरवर्ड टू द लॉगर। ये जैसे ही लॉग इसके पास आता है कनेक्टर पास, ये तुरंत लॉगर के पास भेज देता है। तभी अगर लॉगर के पास नहीं भेजेगा तब तक के लिए ईएसएम के पास अगर लेट कर देगा तो ईएसएम के पास हमारा रियल टाइम लॉग्स नहीं मिलेगा। रियल टाइम लॉग समझिएगा हम लोग क्या अभी बात कर रहे हैं कि ईएसएम इज द डिवाइस जहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, कोरिलेशन एंड अलर्टिंग, मान रियल टाइम मॉनिटर किया, अगर कंडीशन मैच किया, कोरिलेशन अलर्ट मैच किया तो हमारा अलर्ट कर दिया, नोटिफाई कर दिया। तो इसीलिए जब भी होता है कनेक्टर जो होता है ये आइडियली जो होता है कनेक्टर आइडियली नॉट स्टोरिंग द लॉग, ये स्टोर नहीं करता है। कनेक्टर आइडियली डजंट स्टोरिंग द लॉग, ये लॉग स्टोर नहीं करता है। ठीक है, सम कंडीशन है जिसके साथ ये लॉग स्टोर करता है, उस कंडीशन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि कनेक्टर जो होता है, कनेक्टर का काम है कि जैसे ही लॉग उसके पास आया वो तुरंत लॉग फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ही लॉग विंडो सर्वर रूटर फायरवॉल से जैसे ही उसके पास आया, जैसे ही आया वो तुरंत फॉरवर्ड कर देगा लॉगर को, या ये सब जो भी डेस्टिनेशन होगा हम लोग बाद में। अभी ये लीनियर, इसको इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं लीनियर आर्किटेक्चर। कनेक्टर टू लॉगर, लॉगर टू ईएसएम, इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं लीनियर आर्किटेक्चर। हम लोग डील का ही बात करते हैं, लेकिन अभी जानिए कि कनेक्टर जो होता है ये लॉग स्टोर नहीं करता है। कनेक्टर जैसे ही विंडो सर्वर रूटर स्विचेस जैसे ही इन डिवाइसेस से लॉग लाता है अपने पास नहीं रखता है, ये तुरंत फॉरवर्ड कर देता है जो भी डेस्टिनेशन होता है, चाहे लॉगर डेस्टिनेशन हो या चाहे ईएसएम डेस्टिनेशन हो, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर देता है। कनेक्टर आइडियली डजंट स्टोर द लॉग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो मैंने अभी पॉइंट बताया कि यही से छोटा सा फिगर बनाता हूँ, कनेक्टर लॉगर और इसको कॉल्ड ईएसएम, और यहाँ पर मैं डालता रूटर फायरवॉल ऐसे ही डाल बताता हूँ। यहाँ से लॉग यहाँ पर आया, तो मैंने बताया कनेक्टर जो होता है आइडियली लॉग स्टोर नहीं करता, आइडियली डजंट स्टोर द लॉग। ठीक है, बट इसलिए कि ये केवल बना हुआ है बीच में, इसलिए ये मीडिएटर है, यहाँ से लॉग लेना है इसको और इधर सेंड कर देना है, चाहे यहाँ से लॉगर का भेजे या डायरेक्ट ईएसएम को भेजे। ड्यूल डेस्टिनेशन में बताऊंगा, अभी लीनियर आर्किटेक्चर है, ये डजंट स्टोर द लॉग, ओनली लाइक फॉरवर्ड द लॉग। ठीक है, ओनली फॉरवर्ड लॉग, बट कुछ कंडीशन में ये स्टोर करता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इन व्हाट सिचुएशन कनेक्टर स्टोरिंग द लॉग, किस किस कंडीशन में स्टोर करता है। तो देखिए पहला कंडीशन है व्हेन डेस्टिनेशन विल बी डाउन, जब डेस्टिनेशन डाउन रहेगा। डेस्टिनेशन बोले तो या लॉगर या ईएसएम, कोई भी, ये अगर लीनियर आर्किटेक्चर में तो लॉगर ही रहेगा। अगर मान लीजिए लॉगर डाउन हो गया, अब ये मान लीजिए कनेक्टर लॉग भेज रहा है लॉगर को, कनेक्टर लॉग भेज रहा है लॉगर को, यहाँ इस लॉगर को भेज रहा है कनेक्टर लॉग, अब मान लीजिए लॉगर डाउन हो गया, लॉगर डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कनेक्टर अपने पास लॉग स्टोर है, इसलिए कि अगर स्टोर नहीं करेगा तो वो लॉग इसको भेजेगा, लॉगर हमारा डाउन है तो लॉगर वो लॉग्स क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। लॉस्ट तो नहीं करना है, लेकिन क्लाइंट को तो लॉग चाहिए। मान लीजिए कि 12 बज रहा है, 12 बज के PM हो रहा है, दोपहर का बात है, और ये 12:05 डाउन हो गया, 1 घंटा तक डाउन रहा है, 1 बजे तक डाउन रहा। तो 1 बजे तक जो लॉग भेजेगा वो तो अगर कनेक्टर स्टोर नहीं करेगा तो ये लॉग पूरा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। 1 घंटा का लॉग, 1 घंटा का लॉस्ट हो गया, और आपका जो कस्टमर है 1 घंटा तक लॉग पूछेगा 1 घंटा में एक्टिविटी क्या हुआ, तो आप जवाब दे नहीं पाओगे, इसलिए कि ईएसएम तक लॉग ही नहीं रहेगा, इसलिए कि यही भाई साहब डाउन पड़े हैं, बीच वाला ही डाउन हो गया है। इसी के लिए हम लोग लॉस्ट काम नहीं होता है, जो आर्किटेक्चर इसलिए बनाया गया है कि हमारा लॉग लॉस्ट नहीं हो। तो जब लॉगर हमारा डाउन होता है व्हेन डेस्टिनेशन विल बी डाउन, इस कंडीशन में कनेक्टर जो होगा, कनेक्टर ये स्टोर करेगा, कनेक्टर विल बी स्टोरिंग द लॉग। इस केस में कनेक्टर क्या करेगा, स्टोर करेगा, ये कनेक्टर स्टोर करके रखता है। जब हमारा लॉगर ईएसएम कुछ भी डाउन होता है तो लीनियर आर्किटेक्चर में लॉगर डाउन होगा, और डील में अगर ईएसएम भी हो जाए तो वो भी डाउन हो जाए, तब पर भी लॉग स्टोर करेगा। ठीक है ना, एक डील बता ही भी देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना लीनियर है, लीनियर मतलब ये लीनियर इसको बोलते हैं, कनेक्टर टू लॉगर, लॉगर टू ईएसएम, दिस इज कॉल्ड लीनियर आर्किटेक्चर। एक होता है डील, मतलब यहाँ पर कनेक्टर रहेगा, ठीक है, कनेक्टर एक कॉपी भेजेगा लॉगर को और एक कॉपी भेजेगा ईएसएम को, ये हो गया ड्यूल डेस्टिनेशन। ड्यूल मतलब दो डेस्टिनेशन, कनेक्टर से डेस्टिनेशन जा रहा है, एक कॉपी भेजेगा, एक लॉग का कॉपी भेजेगा इसको और एक लॉग का कॉपी भेजेगा, माने सेम लॉग लॉगर को ही भेजेगा और सेम लॉग ईएसएम,
वो आपको डिपेंडेंसी है कि कौन लॉग को रखना है, कौन लॉग को नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं भैया जी ये जो है ना ये उतना क्रिटिकल नहीं है, ये आप लॉगर को भेज दो, और क्रिटिकल वाला हम ESM को भेजना चाहते हैं। तो ये आपका मतलब एज पर योर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर योर जो भी आपका कस्टमर मांग रहा है उसके तरह से आप भेज सकते हो। नहीं तो ऐसा होता है कि 1 कॉपी भेजो लॉगर को और 1 कॉपी भेजो ESM को। इसमें अगर मान लीजिए लॉगर ESM दोनों में से कोई डाउन हो गया तो उस केस में कनेक्टर हमारा कैचिंग करता है। तो पहला हमारा कि व्हाट सच है कनेक्शन इज कनेक्टर इज स्टोरिंग द लॉग। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा इवन द डेस्टिनेशन विल बी डाउन। जब डेस्टिनेशन डाउन रहेगा तो कनेक्टर स्टोर करेगा। अब बताइए, अब हम समझते हैं कि कनेक्टर स्टोर कहाँ करता है। ठीक है, कनेक्टर स्टोर क्या करता है, तो हम लोग जब देखते हैं कि कनेक्टर के पास, ये जान लीजिए कनेक्टर के पास कोई डाटाबेस नहीं होता है। कनेक्टर डजंट हैव DB, डाटाबेस नहीं होता है। तो ये कहाँ लोग स्टोर करता है, ये स्टोर करता है हार्ड डिस्क में। जो आप फिजिकल मशीन पर कनेक्टर डाले हो, जैसे फिजिकल मशीन पर VM डालते हो, वैसे ही फिजिकल मशीन पर जब कनेक्टर डालोगे तो वह कनेक्टर फिजिकल मशीन का ही C ड्राइव या RAM या प्रोसेस यूज करता है। तो ये जो कनेक्टर है इसके पास स्पेस होता है जो जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। जैसे आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, C ड्राइव, ऐसे ही कनेक्टर का होता है। तो कनेक्टर को एक स्पेस दे देते हैं, और वह स्पेस कहाँ से यूटिलाइज करता है, आपके बेस मशीन से, जो फिजिकल मशीन से। तो कनेक्टर कहाँ लॉग स्टोर करता है, अपने हार्ड डिस्क में, अपने हार्ड डिस्क में। और मिनिमम जो लॉग स्टोर कर सकता है 1 GB तक, और मैक्सिमम स्टोर कर सकता है 50 GB तक। ये लॉग स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, जिसको बोलते हैं कैचे। इसको बोलते हैं कैचे। कैचे मेमोरी में ये 1 GB से 50 GB तक ये रख सकता है लॉग स्टोरेज। ठीक है, इस कंडीशन में ये डाउन होता है तो इतना लॉग स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब बताते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कनेक्टिविटी इशू। कनेक्टिविटी इशू, अब कनेक्टिविटी इशू क्या है दूसरा में, मान लीजिए कि संडे को फायरवॉल टीम ने, नेटवर्क टीम ने एक एक्टिविटी किया। ठीक है, और एक्टिविटी किया और कनेक्टर से जो लॉगर तक ले जा रहा था, तो कनेक्टर से जो लॉगर तक ले जाता है, कनेक्टर टू जो लॉगर हम लोग इवेंट भेजते हैं, तो वो भेजते हैं 443 पोर्ट पर। अब मान लीजिए फायरवॉल टीम ने सैटरडे संडे में कोई एक्टिविटी किया वीकेंड में, और ये 443 पोर्ट जो होता है, लेकिन आप जानते हो ना कि कोई भी पोर्ट पर ही सर्विसेज चलता है। पोर्ट इज नथिंग बट इट इज द सर्विसेज। मान लो कि अगर फाइल ट्रांसफर करना है और 20 से 21 पोर्ट ही ब्लॉक हो जाए तो अब फाइल ट्रांसफर ही नहीं होगा, लेकिन उसी पोर्ट पर फाइल ट्रांसफर होता है। अगर कोई मेल भेजना है तो मेल कैसे भेजोगे, SMTP 25 पर चलता है, 25 नंबर पोर्ट पर। अगर 25 नंबर पोर्ट ही ब्लॉक हो जाए तो आप मेल सेंड ही नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कनेक्टर टू लॉगर जो हम लोग लॉग भेजता है ना, वो भेजता है 443 पोर्ट पर। तो मान लीजिए कनेक्टिविटी इशू का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि सैटरडे संडे पे कोई फायरवॉल टीम ने एक्टिविटी किया और ये आपका जो पोर्ट है ये बंद हो गया किसी कारणवश, तो कनेक्टर लॉग भेजेगा लॉगर के पास। लॉगर पिंग भी होगा, मैंने पिंग चलाएंगे, और लॉगर एलाइव भी है, जिंदा भी है, लेकिन दरवाजा बंद है। मतलब आप घर पर बुला लिए और दरवाजा बंद कर दिए, खाने पे किसी को बुला लिए फ्रेंड को और दरवाजा बंद कर दिए। तो वैसे ही अलग चीज है कि यहाँ से कनेक्टर से लॉग भेजेगा लॉगर तक, लेकिन ये पोर्ट ही ब्लॉक हो जाएगा। मतलब मैंने सेकंड कंडीशन मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि कनेक्टिविटी को इशू आ सकती है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो होगा कनेक्टर स्टोर करता है लॉग। दीज आर द कंडीशन, दीज आर द लाइक पॉसिबल कंडीशन वेयर द कनेक्टर इज स्टोरिंग द लॉग। किस किस कंडीशन में कनेक्टर स्टोर कर सकता है, दिस इज द सेकंड पॉसिबल कंडीशन, कनेक्टिविटी इशू। For though like any activity is happening on Saturday, Sunday, might be the firewall blocking the port. तो ये होता है 443। ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक हो गया तो उससे भी हमारा इस कंडीशन में भी कनेक्टर जो है हमारा कैचे करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। ओके, और हम लोग आते हैं थर्ड कंडीशन पर। 3 कंडीशन होते हैं जो पॉसिबल कंडीशन जनरली हम लोग फेस किए हैं। तीसरा कंडीशन हमारा होता है कि समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स कनेक्टर हाफ लॉग को भेजेगा, मतलब कुछ लॉग सम लॉग्स, हाफ लॉग नहीं बोल सकते, सम लॉग्स को सेंड करेगा, सम लॉग्स विल बी सेंडिंग, एंड सम लॉग्स को स्टोर करेगा, स्टोर सम लॉग्स को सेंडिंग करेगा, कुछ लॉग को सेंड करेगा लॉगर के पास। मान लीजिए यहाँ से कनेक्टर से लॉगर के पास सेंड करेगा और कुछ लॉग को स्टोर करेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरलोडेड कंडीशन। अब ये ओवरलोडेड कंडीशन कैसे होता है, मान लीजिए आपका ये कनेक्टर है और ये आपका मान लीजिए कि लॉगर है। ठीक है, यहाँ से लॉग जा रहा है। और मान लीजिए कि ये विंडोज सर्वर है, विंडोज सर्वर आप 10
इंटीग्रेट किए हो, मतलब 10 डिवाइस का लॉग यहाँ आ रहा है, आपने 10 डिवाइस का यहाँ पर लॉग आ रहा है, आपने मान लीजिए कि आपने 20 कर दिया, और जो रैम रखा है और जो स्पेस रखा है वो आपने उतना ही रखा है, बाई डिफॉल्ट जितना आता है। बाई डिफॉल्ट 1 GB रैम आता है, पहले कनेक्टर में 512 GB आता था, अब 1 GB आता है, और स्पेस बाई डिफॉल्ट 1 GB आता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से लॉग आया, 10 का लॉग आ रहा था, 10 का भेज रहा था ठीक ठाक, लेकिन जैसा ही 20 हो गया तो अब 20 को लॉग को प्रोसेस करना है, रैम को प्रोसेस करना है, और तो 20 लॉग को प्रोसेस करने वाला रैम मिला नहीं है, रैम आप 1 GB रखे हो, तो वो क्या करेगा, 10 लॉग का लॉग भेजेगा लॉगर के पास, और 10 को अपने पास रखेगा, और 10 को कहाँ रखेगा, ये जो स्पेस हार्ड डिस्क में रखेगा। हार्ड डिस्क में जो कनेक्टर का हार्ड डिस्क है उसके 1 GB में वह 10 का लॉग रखेगा, तो 10 का लॉग भेज देगा और 10 को रखेगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि कनेक्टर कभी कभी डाउन चला जाता है, डाउन इसलिए जाता है उसको प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना था 10 मशीन का, 10 मशीन के लिए 1 GB बाई डिफॉल्ट था रैम, और 1 GB स्पेस बाई डिफॉल्ट था, और आपने 10 और मशीन को इंटीग्रेट माने 10 और मशीन का लॉग भेज रहे हो, पहले 10 ही का भेज रहे थे और 20 का भेज रहे हो, और आपने रैम बढ़ाया नहीं है, हार्ड डिस्क भी नहीं बढ़ाया है, जो कनेक्टर में बाई डिफॉल्ट आता है, तो उस कंडीशन में 10 का भेजेगा और 10 का स्टोर करेगा। उस कंडीशन में हमारा कनेक्टर जो है डाउन चला जाता है, कभी कभी कनेक्टर डाउन चला जाता है, यही कंडीशन होता है। अगर मशीन आपको इंटीग्रेट ज्यादा करना है ना, मतलब ज्यादा मशीन को ऑनबोर्ड करना है कनेक्टर पर, तो आप क्या करो, पहले रैम को बढ़ा दो, 1 GB से रैम 4 GB कर दो, कि इतना का प्रोसेस करें, और ये जो स्पेस है हार्ड डिस्क का स्पेस, ये 1 GB से 5 GB कर दो कम से कम, कि इतने डाटा को ये फॉरवर्ड कर सके। इस कंडीशन में हमारा कनेक्टर डाउन नहीं जाता है। तो ये हम लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं कि अगर मशीन हम लोग को इंटीग्रेट ज़्यादा करना पड़ता है तो हम लोग को रैम को जो बाई डिफॉल्ट साइज है उसको 4 GB लेके चलते हैं, और 1 GB का हार्ड डिस्क साइज को हम लोग 5 GB हार्ड डिस्क से करते हैं। इस कंडीशन में हम लोग कनेक्टर जो होता है डाउन नहीं जाता है। इस कंडीशन में यही तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरलोडेड। ओवरलोडेड होगा तो कनेक्टर बार बार डाउन चला जाएगा। इस कंडीशन में देखिए हाफ लॉग को भेज रहा है 50%, मतलब 10 लोग को भेज देगा 50% होगा, और 50% में क्या करेगा, स्टोर करेगा। दिस इज द थर्ड पॉसिबल कंडीशन वेयर द कनेक्टर स्टोरिंग द लॉग्स, जो नहीं भेज पा रहा है उसको स्टोर कर रहा है। तो ये भी एक तीसरा कंडीशन है जिसमें हम लोग लॉग स्टोर होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं कनेक्टर ओवरलोडेड कंडीशन। इसमें कुछ लोग को भेजता है, कुछ लोग को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। किस कंडीशन में स्टोर करता है, आइडियली कोई पूछेगा तो आइडियली कनेक्टर डजंट स्टोर द लॉग, बट तीनों कंडीशन में हो गया। पहला कंडीशन क्या है, साथ में बोल लीजिए एक बार। पहला कंडीशन टीम, पहला कंडीशन इन व्हाट सिचुएशन करेक्टर डेस्टिनेशन विल बी डाउन, और दूसरा हुआ कनेक्टिविटी इशू, दूसरा कनेक्टिविटी इश्यू, तीसरा में वही है जो स्टोर करता है और कुछ कनेक्टर ओवरलोडेड कंडीशन, कनेक्टर्स ओवरलोडेड कंडीशन, जिसमें सम लॉग्स को भेजेगा कनेक्टर सेंडिंग सम लॉग्स एंड सम लॉग को स्टोर करेगा। इसमें स्टोर कर रहा है स्टोरिंग। अब बताइए कि डेस्टिनेशन विल बी डाउन, तो डेस्टिनेशन में दो हो सकता है, या तो लॉगर है या तो ESM। अगर लीनियर होगा तो लॉगर होगा, ड्यूल में होगा तो ESM होगा। ये लीनियर हो गया, कनेक्टर से लॉगर, लॉगर से ESM, और कनेक्टर से लॉगर और कनेक्टर से ESM। ये ड्यूल वाला आर्किटेक्चर हो गया। ऊपर वाला लीनियर है और नीचे वाला ड्यूल हो गया। तो डेस्टिनेशन हम लोग कैसे पता करेंगे कि डेस्टिनेशन मेरा डाउन हो गया? किस कमांड के थ्रू पता करता है कि डेस्टिनेशन विल बी डाउन? वो बताएगा। व्हाट आर द कमांड यूज्ड, व्हाट इज द कमांड यूज फॉर द वी नो द डेस्टिनेशन विल बी डाउन? वो नहीं बताएगा। एक पिंग कमांड होता है, पिंग और लॉगर को आईपी को करेंगे। हाँ, पिंग कमांड थ्रू लॉगर के आईपी जो होगा उसको पिंग करके देखेंगे, या जो ESM का आईपी होगा अगर ड्यूल वाला है तो दोनों को पिंग करके देखेंगे। अगर इस कंडीशन में अगर दोनों अलाइव है, अगर दोनों जिंदा है, मतलब पिंग हो रहा है, मतलब डेस्टिनेशन हमारा अप है। नहीं तो अगर पिंग नहीं हो रहा है, RTO दे रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो समझ लो कि हमारा डाउन पड़ा हुआ। रिक्वेस्ट टाइम आउट देता है। CMD में पिंग कमांड चलाना, आपको पता चल जाएगा कि CMD ओपन करना। पहले किसी जिसको मतलब नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर CMD ओपन करना है, यहाँ पर पिंग करना है, पिंग, और जो भी अपना IP डालना हो, जैसे मैं डालूँ गूगल का IP एक बार डाल के देखता हूँ, 8.8.8। ये देखिए हमारा पिंग कर रहा है, गूगल का IP 8.8.8 DNS का IP है, ये पिंग कर रहा है।
पिंग कर रहा है मतलब ये देखो 4 पैकेट सेंड हुआ, 4 पैकेट रिसीव हुआ है, लॉस 0, मतलब ये पिंग हो रहा है। पिंग हो रहा है ऐसा मतलब लाइव है गूगल। ऐसे ही कनेक्टिविटी इशू के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं, कैसे चेक करेंगे कनेक्टिविटी इशू मेरा सही है। अगर ये लॉगर चलता है, मैं बताता हूँ, कनेक्टर जो है कनेक्टर टू लॉगर और लॉगर ये ड्यूल डेस्टिनेशन में अगर है या लीनियर, ये 443 पर काम करता है, 8443, ये मैं अच्छा तरह से बता के बताऊंगा। तो कैसे पता चलेगा ये कनेक्टिविटी इशू मेरा ठीक है, पोर्ट ब्लॉक नहीं है, पोर्ट ओपन है। पोर्ट ओपन ब्लॉक कैसे पता चलता है, किस कमांड के थ्रू? ट्रेस आउट ट्रेस के थ्रू नहीं, ये कमांड होता है टेलनेट। टेलनेट हम लोग क्या करेंगे, आईपी डालेंगे, लॉगर का आईपी यहाँ जाएगा, लॉगर आईपी यहाँ पर जाएगा, टेलनेट स्पेस लॉगर आईपी स्पेस 443, टेलनेट ईएसएम आईपी, ईएसएम का आईपी यहाँ डालेंगे, लॉगर टेलनेट स्पेस ईएसएम का आईपी और यहाँ पर 8443। इससे पता चलेगा कि हमारा अगर दोनों का टेलनेट हो रहा है। टेलनेट कैसे पता चलता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान लीजिए कि टेलनेट का टेलनेट 8.8.8 ये कौन गूगल किस पर चलता है, ये चलता है 443 पर। टेलनेट इज नॉट टुगेदर। अच्छा, टेलनेट इसमें माइट भी अनेबल नहीं है, ठीक है ना, इसे ये ऐसा रहेगा, टेलनेट यहाँ लॉगर का आईपी जाएगा 443, ऐसे ही फिर टेलनेट करेंगे ईएसएम के लिए 8443। तो ये जैसे ही ओपन होगा ना तो स्क्रीन चला जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो उसका मतलब होता है कि टेलनेट मेरा हो रहा है। स्क्रीन बंद हो गया तो टेलनेट हो रहा है, ठीक है। ये कमांड होता है टेलनेट। तो ये दो तरह से हम लोग देखते हैं कनेक्टिविटी। अगर पोर्ट ओपन है क्लोज है उसको चेक करने के लिए हमारा टेलनेट कमांड यूज करते हैं, जिस पोर्ट पर देखना है, ठीक है। और हम लोग डेस्टिनेशन चेक करने के लिए कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वह अलाइव है, वर्किंग है, पिंग कमांड का यूज करते हैं। दोनों कमांड मैंने आपको दिखा दिया है कैसे वर्क करता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी? हाँ जी बस। कनेक्टर में एक और चीज है जो मैं भी आपको बता रहा था कि मान लीजिए ये कनेक्टर का ऐसे होता है ना, तो ऐसे होता है कि जैसे कनेक्टर्स बोलते हैं, कनेक्टर्स इसीलिए इसको बोलते हैं कि मल्टीपल कनेक्टर होता है। इसी के अंदर मान लीजिए ये C1 हो गया, C2 कनेक्टर हो गया, ऐसे ही C3 कनेक्टर हो गया, बहुत सारे कनेक्टर, ये CN तकले हो गया कनेक्टर। और यहाँ हम लोग का डाटा आ रहा है विंडो डिवाइसेस से, फायरवॉल से, मतलब जो भी डाटा यहाँ पर आ रहा है। अब मान लीजिए विंडो डिवाइसेस 10 डिवाइसेस इंटीग्रेट किए, ठीक है, 10 की जगह 20 डिवाइसेस कर दिया अचानक। और अचानक मैंने माना था कि जो रैम होता है इसका वो होता है बाय डिफॉल्ट, पहले 512 आता था, अब नए वाले कनेक्टर 8.2 और से आई थिंक 8.4 तक जो नया कनेक्टर, इसमें जो रैम होता है वो आता है 1 GB ये रैम। और जो हार्ड डिस्क आता है ये बाय डिफॉल्ट भी 1 GB आता है, ठीक है। पहले रैम जो आते थे 512 MB होते थे, 512 MB, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए जो भी डेस्टिनेशन आप देना चाहते हैं, लॉगर या डेस्टिनेशन ड्यूल में होगा तो ये डेस्टिनेशन आप दे रहे थे आप। अब मान लीजिए कि आप 10 डिवाइसेस का को यहाँ से भेजते थे, तो ये 10 डिवाइसेस का क्या करेगा, पहले लॉग आएगा तो पहले क्या करेगा, 10 डिवाइस जैसे ही इसके पास आया पहले पार्स करेगा उस 10 डिवाइस को, लॉग को, फिर नॉर्मलाइज करेगा, पार्स और नॉर्मलाइज करके और देन भेजेगा। तो जो जैसे ही लॉग्स आते हैं, जो लॉग कनेक्टर में पहुंचते हैं, उस लॉग को जैसे ही पार्सिंग करता है, नॉर्मलाइज मतलब वो लॉग को थोड़ी देर के लिए जो स्टोर करता है कि नहीं करता है कि नहीं। अगर कनेक्टर है तो थोड़ी देर के लिए पास थोड़ा सा तो स्टोर करेगा ही करेगा। तो जो स्टोर करता है ना वो स्टोर करता है रैम में। आप जानते हो ना कि कोई भी अगर रन टाइम में कोई चीज स्टोरेज होता है तो उसको वो होता है स्टोर रैम में, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, माने वो रन टाइम में स्टोर हो रहा है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जो होता है स्टोर होता है तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, जैसे वो लैपटॉप और मोबाइल का कोई एप्लीकेशन आप चलाते हो ना वो रैम यूटिलाइज करता है। तो जितना ज़्यादा रैम आपका फास्ट होगा वो एप्लीकेशन उतना तेजी से ओपन होता है। अगर वो एप्लीकेशन स्लो ओपन हो रहा है मतलब आप समझिए कि रैम आपके मोबाइल में कम है, चाहे वो एप्लीकेशन को रैम ज़्यादा चाहिए आप उसको कम दे रहे हो। तो ऐसे ही केस में जैसे ही विंडो या राउटर या 10 डिवाइस इंटीग्रेट, जैसे ही 10 डिवाइस का लॉग आ रहा है तो 10 डिवाइस जैसे ही लॉग आता है जो अपने पास रखता है थोड़ी देर के लिए पास करेगा, नॉर्मलाइज करेगा और भेज देगा लॉगर या ईएसएम को तुरंत भेज देगा। तो थोड़ी देर के लिए तो रखेगा ना, पार्सिंग नॉर्मलाइजेशन कर रहा है तो लॉग आ रहा है उसको लॉग को थोड़ी देर के लिए तो
कैप्चर करके रखा है और उसी समय में पार्सिंग और नॉर्मलाइजेशन करेगा, तो वो जिस मेमोरी में वो लॉग को रखता है ना, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और तब उसको भेजता है लॉगर में पार्स और नॉर्मलाइज करने के बाद। तो अगर मान लीजिए कि 10 डिवाइस था और मैंने 20 कर दिया है और बाय डिफॉल्ट 1 GB छोड़ दिया है रैम को, तो बताइए कि 10 GB का पास करने का इसका है एक तरह से कि 10 GB को माने 10 मशीन को ही डिवाइस के लॉग को ये पार्सिंग और नॉर्मलाइजेशन करता है, और अचानक आप 20 बढ़ा दिए और आप 1 ही GB रैम रखें, मतलब इतना ही रखें और आप 20 कर दिए, तो 20 का उसका स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं कि रन टाइम में वो 20 को पार्सिंग और नॉर्मलाइजेशन कर सके। तो इस केस में क्या करता है, इस केस में वो जो लॉग्स है वो उसको हार्ड डिस्क में रख देता है, और जैसे ही 10 लॉग को पार्स करके भेज देता है ना नॉर्मलाइज करके लॉगर के पास, लॉगर के पास जैसे ही नॉर्मलाइज लॉग को भेजता है, वो फिर जो बचा हुआ 10 है फिर उसको करेगा, और फिर उसके पास अगर लॉग आता है तो फिर वैसे करता है। मतलब जो लॉग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हम लोग को रैम को बढ़ाना जरूरी है। अगर रैम को नहीं बढ़ाते हैं तो लॉग को स्टोर करेगा हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो यहाँ के रैम कनेक्टर में जो रैम होता है उसको बोलते हैं, इसका नाम है JVM या जावा हीप साइज, एक नाम है, इसीलिए जावा हीप साइज और जावा वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। जावा वर्चुअल मेमोरी जो रन टाइम में रखता है लॉग को पार्सिंग नॉर्मलाइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं JVM। ये रैम का नाम है JVM या जावा हीप साइज। JVM और जावा इसीलिए रैम का नाम दिया गया है क्योंकि जो कनेक्टर डेवलप होता है ये डेवलप हुआ है जावा बेस, जावा रन टाइम में, ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में ये कनेक्टर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का यूज करता है और उससे डेवलप है। दैट्स व्हाई inside the connector we usually call JVM of the RAM. Instead of saying RAM we can say JVM, Java Virtual Memory or Java Heap Size, because connector develop in of the Java runtime environment, Java based develop होता है, इसीलिए ये बोलते हैं। तो ये JVM और Java Heap Size कब यूज में आता है, जब कनेक्टर पार्सिंग और नॉर्मलाइजेशन करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि आप जैसे ही मशीन को बढ़ा रहे हो, आप 10 से 20 कर रहे हो, पहले आपका क्या फर्ज बनता है कि पहले हम रैम को बढ़ा दें, 1 GB है तो उसको 4 GB कर दें, और हार्ड डिस्क को भी बढ़ा दें कि मान लीजिए अगर लॉगर और ESM डाउन हुआ तो ये हार्ड डिस्क में वो लॉग को कैप्चर करके रखे, ठीक है। दिस इज द बेसिक काम। तो हमारा जावा JVM जो होता है, इसका जो साइज हो रहा है ये किया है क्या, ठीक है। तो जो जावा का जो साइज होता है इसमें, जावा वर्चुअल मेमोरी में जो जावा का साइज होता है, ये हम लोग जावा को बढ़ा सकते हैं 1 GB से 10 GB। नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि JVM को कितना रख सकते हैं, 1 GB से 10 GB, और हार्ड डिस्क को रख सकते हैं 1 GB से 50 GB, जो मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो कैचे कितना बढ़ा सकते हैं, कैचे हार्ड डिस्क का 1 GB से 50 GB, और JVM जावा वर्चुअल मेमोरी का साइज रख सकते हैं 1 GB से 10 GB। ये कोई ऐसा नहीं है, केवल स्टैंडर्ड आर्टसाइड ने बोला है कैसा रख सकते हैं। आपका अगर जो बेस मशीन का साइज है, जिस मशीन पर आपका कनेक्टर रखा है, उसके अगर उसका मान लीजिए कि उसका जो रैम है 32 GB है, और 32 GB में आप 20 GB रख ही दीजिएगा एक कनेक्टर पर, और 2-4 कनेक्टर डाल दिए, तब अब जोड़ लीजिए 16-48 हो जाएगा, 3 कनेक्टर रखे तो जैसा उस पर साइज है बेस पर वैसा ही साइज रखना है। ऐसे जावा वर्चुअल मेमोरी का साइज होता है 1 GB से 10 GB तक रिकमेंडेड होता रख सकते हैं, और कैचे रख सकते हैं 1 GB से 50 GB तक। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कनेक्टर क्लियर है, क्लियर टीम कनेक्टर? हाँ क्लियर है। ओके, तो हम लोगों ने आई थिंक साज कनेक्टर में जान लीजिए, कनेक्टर में के पास डाटाबेस नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि कनेक्टर कौन किस डाटाबेस पर, तो डाटाबेस नहीं होता है। लॉगर और ESM का डाटाबेस है, इसके बाद हार्ड डिस्क होता है। कनेक्टर जो होता है, कनेक्टर जो होता है, कनेक्टर डजंट हैव डाटाबेस, इट डजंट हैव DB, डाटाबेस नहीं होता है। ये कैचे कहाँ रखता है, हार्ड डिस्क में रखता है, और जो फिजिकल मशीन से उसका हार्ड डिस्क रहता है, ठीक है। इसमें रैम को क्या बोलता है, JVM बोला जाता है, जावा वर्चुअल मेमोरी। जो रैम का काम कब आता है, पार्सिंग और नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। कनेक्टर कहानी क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कनेक्टर जो इंस्टॉल होता है विंडो और लिनक्स दोनों फ्लेवर पर होता है, ये इंस्टॉल। दूसरा होता है कनेक्टर आइडियली स्टोर नहीं करता है लॉग, मैंने बता दिया कि किस कंडीशन में स्टोर करता है, ठीक है। कनेक्टर का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है तो उसको स्मार्ट कनेक्टर और फ्लैश कनेक्टर बोला जाता है। कनेक्टर के हार्डवेयर वर्जन को कॉर्नर बोला जाता है, कनेक्टर अप्लायंस बोला जाता है,
और मैंने ये बेसिक बता दिया कि कनेक्टर में रैम कितना होता है। रैम को JVM बोलते हैं, जावा वर्चुअल मेमोरी या जावा हीप साइज बोलते हैं। ये कितना होता है 1 GB से 10 GB। ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, आरसाइड वाला इसलिए बोला गया है जितना आपका फिजिकल मशीन का साइज है उतना आप रख सकते हैं। और हार्ड डिस्क कितना होता है इसका 1 GB से 50 GB तक। JVM इसीलिए बोला जाता है कि कनेक्टर जो डेवलप होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में डेवलप होता है, जावा बेस्ड डेवलप हुआ है, दैट्स व्हाई कॉल्ड JVM, जावा वर्चुअल मेमोरी। तो आई थिंक कनेक्टर हम लोगों ने एंड कर दिया बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार मैं पोर्ट बताता हूँ किस किस पोर्ट पर काम करता है एक बार फिगर के साथ। ये मान लीजिए विंडोज सर्वर है, ये मान लीजिए रूटर है, ये मान लीजिए स्विच है। ये फिगर भी आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा ऐसे ही रूटर होता है, ये स्विच होता है ऐसे ही फिगर में। और ये फायरवॉल है। डायग्राम भी कभी कोई पूछ देता है ना अगर बनाने के लिए कि नोटपैड दे दे डायग्राम बनाना। और ये हमारा हो गया कनेक्टर सी से, ये हमारा लॉगर, और ये हमारा यूके से। तो कनेक्टर और ये जो पोर्ट होता है, जनरली जो पोर्ट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो करते हैं 445, 135। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। 514 इस लोग आते हैं। ये दोनों विंडो कनेक्टर के लिए होते हैं पोर्ट, और ये होता है सिसलॉक के लिए। 514 से 519 तक होता है, और ग्रेटर देन 1024 तक होता है। मैं बताऊंगा ये वाला पोर्ट। लेकिन कनेक्टर टू लॉगर पोर्ट याद रखिए, ये 443। ये पोर्ट इंटरव्यू में एकदम पूछे जाते हैं कि कनेक्टर टू लॉगर के लिए पोर्ट कौन सा था, 443। और यही पोर्ट मान लीजिए वो बताता है कनेक्टिविटी इशू के लिए ब्लॉक हो जाता है तो इसको टेलनेट करके पता किया जा सकता है। और लॉगर टू ESM जो पोर्ट होता है 8443। और ESM को हम लोग दो तरीके से एक्सेस करते हैं। एक ये तो चलो मैं बाद में बता दूंगा ESM का कैसा आर्किटेक्चर है, लेकिन अभी जान लो कि ये 8443 पे काम करता है और 443। अगर ये जाना कि लॉगर मेरा अप है या डाउन है तो आपको बता सकते हो कि टेलनेट लॉगर का IP यहाँ पर डाल दीजिए, लॉगर का IP और 443। ESM हमारा अप है या डाउन है तो डाल सकते हो टेलनेट ESM का IP और 8443। इससे आप पता लगेगा कि ESM अप है या डाउन। कनेक्टर आई थिंक हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक तरह से मैं आर्किटेक्चर में थोड़ा सा मिस कर गया था, एक बार बताता हूँ आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा। नहीं तो आर्किटेक्चर में बाद में कवर कर दूँगा। लॉगर ये सब थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आर्किटेक्चर में मिलता है। एक साथ ही आप लोग को दिमाग में रहेगा कि क्या क्या होता है इसका। ठीक है, तब आते हैं हम लोग का लॉगर। तो लॉगर का मैंने बता दिया था कि कनेक्टर होता है, कनेक्टर के बाद हमारा लॉगर हो गया, लॉगर के बाद हमारा ESM हो गया। ये हमारा आर्किटेक्चर है। तो पहला हम लोग कि लॉगर क्या काम करता है, तो इट कीपिंग द लॉग फॉर द लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए इसमें लॉग रहता है। मतलब ये क्या करता है, स्टोर का काम करता है। पहला स्टोर का काम करेगा, और दूसरा ये स्टोर का काम किस लिए करता है कि लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है फॉर द ऑडिट कंप्लायंस एंड फोरेंसिक पर्सपेक्टिव के लिए, फोरेंसिक पर्पस के लिए हम लोग लॉग रखते हैं। जो भी हमारा ऑडिटर आता है, जब भी हमारा ऑडिटर आएगा या हम लोग को चाहिए लॉग 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसे मैक्सिमम मैंने जो देखा हुआ है मिनिमम 1 साल के लिए, ऐसे लॉगर पर लॉग मैंने 5 साल तक देखा कि ये स्टोर होते हैं। तो इसके लिए चाहिए, ऑडिटर को चाहिए, तो हम लोग इसको लॉग निकाल कर दे सकते हैं। इसमें लॉगर में हमारा क्या कर सकते हैं, हमारा तीसरा क्या है कि इट अनेबल्स यू सर्चिंग एंड रिपोर्टिंग फीचर। इसमें सर्च कर सकते हैं और रिपोर्ट बना सकते हैं, मोर इंटरेक्टिव अलग अलग तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, चौथा इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा वर्किंग हो गया। तो लॉगर का मेन वर्किंग क्या है, पहला वर्किंग है स्टोरिंग, दूसरा क्या है सर्चिंग और रिपोर्टिंग फीचर। ये हमारा लॉगर का वर्किंग हो गया। अब आते हैं इसमें कि लॉगर किस OS पर होता है। तो ये जो लॉगर होता है ये ओनली इंस्टॉल्ड ऑन लिनक्स प्लेटफॉर्म। ये केवल लिनक्स पर होता है और रेड हैट और सेंटओएस पर होता है। रेड हैट और सेंटओएस। अभी सुसे भी आ गया है, एक लिनक्स नया वाला है, सुसे लिनक्स, ACUSE सुसे, इसको लिनक्स बोलते हैं। नहीं तो लिनक्स का मल्टीपल फ्लेवर है, तो रेड हैट और सेंटओएस, इसी दो लिनक्स पर ये इंस्टॉल होता है। ये विंडो पर इंस्टॉल नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। लॉगर और ESM विंडो पर इंस्टॉल नहीं होते हैं। कनेक्टर जो होता है, ये जो कनेक्टर जो होता है ये विंडो और लिनक्स पर इंस्टॉल होता है, दोनों पर होता है। बट जो लॉगर होता है इट ओनली इंस्टॉल ऑन द लिनक्स प्लेटफॉर्म, लिनक्स पर ही होता है, वो भी रेड हैट और सेंटओएस पर। अभी जो नए वाले वर्जन है
ये वो होते हैं SUSE लिनक्स पर भी, माने तीनों लिनक्स अभी सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो अर्लियर इट वाज सपोर्टेड ऑन रेड हैट और CentOS, ये सपोर्ट होता है। पांचवा हमारा जो है ये लॉगर का कौन सा वर्जन है, तो अभी लॉगर का जो मेन वर्जन आया है कमिंग वर्जन 7.2 आया है, ये 7.2 ठीक है। इस बेसिक यहाँ से अब एक बार ये कर लीजिएगा, वीडियो पॉज हो सके, इसके बाद लॉगर कैसे बना के आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या होता है। अभी देखिए मैं ये फिगर बनाता रहूंगा जब तक आप लोग को रटा ना हो जाए। और ये से अब ये लॉगर को हम लोग मान लीजिए कि लॉगर स्टोर करेंगे, जैसे हम लोग पानी स्टोर करते हैं तो हम लोग को बाल्टी की जरूरत होती है, ये मान लीजिए नल है, नल स्टोर करने के लिए बाल्टी होती है, वैसे ही लॉगर को स्टोर करने के लिए क्या होता है, यहाँ लॉगर का इनबिल्ट, लॉगर के पास ही अपना डाटाबेस होता है, इनबिल्ट डाटाबेस होता है, इनबिल्ट डाटाबेस होता है। ऐसे ही हमारा ESM का भी इनबिल्ट डाटाबेस होता है, कनेक्टर के पास भी इनबिल्ट डाटाबेस होता है, नहीं होता है, इसमें इनबिल्ट डाटाबेस नहीं होता है, इसमें हार्ड डिस्क होता है, ये फिजिकल मशीन के हार्ड डिस्क रहता है, इसमें डाटाबेस नहीं होता है, DB नहीं होता है, डजंट हैव DB, इन दोनों के बाद DB होता है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बोला कि पानी को भरने के लिए बाल्टी स्टोर करने के लिए, ऐसे ही लॉग को स्टोर करने के लिए डाटाबेस होगा, ये डाटाबेस इसका होता है। और इस डाटाबेस का हम लोग 6 में या 5 जो भी होगा पॉइंट होगा, इसमें ले लेगा कि जो लॉगर का डाटाबेस होता है वह MySQL डाटाबेस होता है, MySQL। अर्लियर जो वर्जन था, अर्लियर वर्जन से हैव ओरेकल डाटाबेस, ओरेकल था। यही सब इंटरव्यू पूछता है कि लॉगर किस पर इंस्टॉल होता है, ये आपको एडमिन लेवल एक्टिविटी के लिए भी चेक करता है कि आप सही में लॉगर का काम किए हो कि नहीं, एडमिन लेवल केवल कंसोल ही देखे हो। तो पहले पूछेगा कि किस पर इंस्टॉल होता है, विंडो में किस प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल होता है, आप बोलते कि विंडो पर इंस्टॉल होता ही नहीं है, केवल लिनक्स पर होता है, लिनक्स के किस फ्लेवर पर होता है, तो रेड हैट, CentOS और SUSE लिनक्स पर, ठीक है। जो जहाँ लॉग स्टोर करता है डाटाबेस, तो कहाँ स्टोर करता है, तो डाटाबेस में स्टोर करता है, कौन सा डाटाबेस यूज करता है, तो MySQL डाटाबेस यूज करता है। और पहले के वर्जन कौन सा यूज करता था, ओरेकल। अभी नया वर्जन कौन सा चल रहा है लॉगर का 7.2, ठीक है। इसमें 7वां पॉइंट है, ये जब डाटाबेस स्टोर करता है तो डाटाबेस स्टोर करने के लिए जैसे मान लीजिए टेबल बनाता है, MySQL टेबल फॉर्म में काम करता है, ठीक है ना इसको, तो इसमें कम से कम 6 स्टोरेज होते हैं, 2 बाई डिफॉल्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक और स्टोरेज हो रहा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक इंटरनल होता है, एक बाई डिफॉल्ट होता है, 2 स्टोरेज होता है। तो इंटरनल में केवल लॉगर के इंटरनल लॉग स्टोर होते हैं, और एक और स्टोरेज होता है जिसमें जितने भी एंड डिवाइसेस को लॉग है, जैसे रूटर, फायरवॉल, इतना वह कनेक्टर के पास आते हैं, कनेक्टर के बाद लॉगर के पास जाते हैं, वही डाटाबेस में स्टोर होते होंगे यहाँ पर, उसका लॉग ये दूसरे वाला जो स्टोरेज होता है उसमें होता है। इंटरनल वाला में केवल लॉगर का इंटरनल लॉग होता है, तो 2 तो पहले से ही पार्टीशन रहता है 2 का, जैसे हार्ड डिस्क में कैसे होता है COD ड्राइव, वैसे ही मान लीजिए लॉगर के पास 2 पार्टीशन ऑलरेडी रहते हैं, इंटरनल और एक और रहता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक और 2 पार्टीशन रहते हैं, और कितने बना सकते हैं, 4 और बना सकते हैं। टोटल पार्टीशन कितना होता है लॉगर का, 6 पार्टीशन हम लोग कर सकते हैं। ये भी इंटरव्यू का ही पढ़ते हैं, लॉग में जो स्टोरेज होता है उसका पार्टीशन कितना होता है, तो बोले 6 पार्टीशन होता है, 2 ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होते हैं, एक लॉगर का इंटरनल लॉग और एक वो जो एंड डिवाइसेस का लॉग आता है, जो एंड डिवाइस मतलब फायरवॉल, AD सर्वर, विंडो सर्वर, लिनक्स, ये सब जितने का लॉग आता है कनेक्टर के पास, वह भेजता है लॉगर पर, और लॉगर वही तो स्टोर करता है, तो ये दूसरे वाले पार्टीशन में होता है। मान लीजिए एक बार C ड्राइव में मान लीजिए कि इंटरनल लॉगर के लॉग और D ड्राइव में एंड डिवाइसेस के लॉग, ये 2 पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएट है, 4 और हम लोग बना सकते हैं, टोटल 6 पार्टीशन होता है। ये हमारा हो गया लॉगर का काम, लॉगर इतने में खत्म है, यही लॉगर होता है। और हम लोग बात करते हैं ESM के बारे में। तीसरा हमारा है कनेक्टर, लॉगर, और तीसरा हमारा ESM। ESM का मैंने बताया था कि ये ESM का जो होता है इंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजर, इंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजर। हाँ, और लॉगर के 2 वर्जन होते हैं, एक सॉफ्टवेयर लॉगर को, हाँ एक और मैं बात भूल गया, लॉगर में सॉफ्टवेयर लॉगर को लॉगर ही बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लॉगर बोलते हैं, हार्डवेयर लॉगर को बोलते हैं लॉगर हार्डवेयर एप्लायंस। हार्डवेयर लॉगर पर कोई काम नहीं करता है,
जितने भी हम लोग मार्केट में भी यूज होते हैं ना, जो मैंने अपने करियर में देखा है, हर जगह हम लोग सॉफ्टवेयर चीज करते हैं। सॉफ्टवेयर कनेक्टर, स्मार्ट कनेक्टर, फ्लैश कनेक्टर, कॉर्नर का कोई यूज नहीं करता है कनेक्टर बैलेंस को। वैसे ही लॉगर में सॉफ्टवेयर लगा जाता है, हार्डवेयर लॉगर अपीयरेंस नहीं चलता है। ऐसे ही ईएसए में जो होता है, एक इंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजर जो होता है, दो तरह का होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो फॉर्म होता है, हार्डवेयर फॉर्म मैंने हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर डिवाइस, उसको बोलते हैं ईएसएम एक्सप्रेस। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं ईएसएम मैनेजर। तो हम लोग सॉफ्टवेयर को फॉर्म करते हैं, ईएसएम मैनेजर पर वर्क करते हैं, ईएसएम एक्सप्रेस पर कोई वर्क नहीं करता। मतलब ये होता है बट इस पर वर्क नहीं करता। और ईएसएम मैनेजर का मैंने आपको बता दिया था कि ईएसएम मैनेजर, इंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर या डिफाइंड एज द रियल टाइम मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, कोरिलेटिंग एंड अलर्टिंग। दिस इज द ईएसएम फीचर। और इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, वर्किंग क्या क्या रहता है, तो वर्किंग में एक बार गिनवाता हूँ। पहले क्या काम करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। देखिए कितना काम करता है ये मैनेजर। पहले रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, दूसरा काम करेगा कोरिलेशन का काम करता है, कोरिलेट करेगा अलर्ट को। तीसरा का काम करता है, अलर्ट करता है, आपको अलर्ट नोटिफाई करेगा, अलर्ट या नोटिफाई करेगा आपको, ये काम करता है। चौथा क्या करता है, इसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं, लॉग को सर्च कर सकते हैं। पांचवा, इसमें आप रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे लॉगर में रिपोर्ट बना सकते थे, ईएसएम में भी रिपोर्ट बना सकते हैं। छठा, इसमें आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो ईएसएम का समझिए कितना काम ज्यादा है। माने ईएसएम अगर लॉगर नहीं भी रहे ना, तो ईएसएम से भी लॉगर, कनेक्टर और ईएसएम भी काम कर सकता है। बट ये दोनों का रहना जरूरी है, कनेक्टर और ईएसएम का। देखिए ये भी स्टोरेज का काम होता है, इसके पास भी स्टोरेज होता है, लेकिन ये देखिए कितना काम करता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग यही करता है, जो मेनली सिम का काम है। कोरिलेशन यही करता है, अलर्ट और नोटिफाई आपको यही बताता है। सर्चिंग, रिपोर्टिंग भी और डैशबोर्ड क्रिएशन कर सकते हैं। दीज आर द वर्क ऑफ काम ऑफ द ईएसएम, यही इसका काम है, ये वर्किंग इसका है, क्या कर सकता है ये सब। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेगा कि मैं बेसिक बताता हूँ, यही थ्योरेटिकल इंटरव्यू पूछा है, फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी में है क्या। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल में ये ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल आपको दिखा देंगे ईएसएम कैसे जो होता है। कनेक्टर ईएसएम मैं सेटअप दे दूँगा, आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं इसको अपने यहाँ। ठीक है, ईएसएम हो गया। तो मैंने बता दिया ये कि ये फीचर बता दिए, इसके क्या क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वर्जन भी बता दिया। इसका जो अभी वर्जन चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 7.6 लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ईएसएम का जो डेटाबेस है डीबी है, वो होता है माई एसक्यूएल तो अभी होता है। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल होता है, लेकिन जो ईएसएम का है, हेलो, ईएसएम का जो डाटाबेस होता है, ईएसएम का जो डाटाबेस होता है, ईएसएम का डाटाबेस उसको बोलते हैं कोर इंजन। अगर कोई पूछे कि ईएसएम का डाटाबेस कहाँ है, जो लॉग कहाँ स्टोर करता है, तो कोर इंजन मतलब कनेक्टर से जो लॉग आता है लॉगर पर, और लॉगर जाता है ईएसएम का, इसका भी इनबिल्ट डाटाबेस होता है, और ये इसके भी इनबिल्ट डाटाबेस होता है जहाँ लॉग रखते हैं। कनेक्टर के पास डाटाबेस नहीं होता, ये हार्ड डिस्क होता है। तो इसके डाटाबेस को, ईएसएम के डाटाबेस को बोलते हैं कोर इंजन। कोर इंजन का मतलब होता है कोरिलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, रिटेंशन एंड रिट्रीवर। अब इस नाम से ही पता लगे कि क्या करता है, कोरिलेट करता है, उसके बाद ऑप्टिमाइज करता है, उसके बाद रिटेन करता है, माने कीपिंग द लॉग फॉर द लॉन्ग टाइम, और रिट्रीव माने रिट्रीव कर सकते हैं, माने वहाँ लॉग सर्च कर सकते हैं, ये काम करता है कोरिलेशन। आरसेट बोलता है कि भाई साहब मेरा जो डाटाबेस का नाम है मेरा कोर इंजन है, लेकिन अगर बेस डाटाबेस देखा जाए, ये कस्टमाइज डाटाबेस, लेकिन इसका बेस डाटाबेस देखा जाए तो ये माई सिक्वल ही है। माने माई सिक्वल को ही अपने मतलब नहीं होता है कि ये मॉडल का कार है और उस कार को बढ़िया से मॉडिफाई करके अपना नाम दे दिया जाता है कि ये मेरा कार है। किसी मॉडल का कार का इंजन लगा दिए और बोल दिए कि मेरा कार है। ऐसे ही जो बेस वाला जो है डाटाबेस वो माई सिक्वल है। लेकिन ऐसे कोई पूछेगा ईएसएम का डाटाबेस क्या है, आपको बोलना है कोर। कोर का फुल फॉर्म कोरिलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, यानी कोरिलेशन में कोरिलेट करना, ऑप्टिमाइजेशन में परफॉर्मेंस देखना, कितना परफॉर्मेंस क्या है, रिटेंशन कितने, रिटेंशन माने कीपिंग द लॉग फॉर द लॉन्ग टाइम, और रिट्रीवल माने लॉग रिट्रीव करके सर्च माने शो करना, कंसोल में शो करना। दीज आर द काम ऑफ द कौन, ईएसएम। ये इसका वर्किंग भी बोल सकते हैं, फुल फॉर्म है इसके डेटाबेस का, फुल फॉर्म है इसका वर्किंग। तो बेसिक आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया है। किस बात, हाँ, और सॉरी तीसरा इंस्टॉलेशन मैंने नहीं बताया।
ये एडमिन लेवल के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि एडमिन लेवल पे ही क्वेश्चन पूछे हैं कि इसका ओएस कौन है, किस ओएस को इंस्टॉल होता है, कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है और कौन सा डाटाबेस है। 3 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि किस ओएस को इंस्टॉल होता है, दूसरा किस डाटाबेस है उसका है, और तीसरा कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ये 3 क्वेश्चन इंटरव्यूअर ऑलवेज पूछते हैं एडमिन लेवल पर। तो मैंने आपको ओएस अभी नहीं बताया है, तो ओएस में बताता हूँ। ये रेड हैट पर इंस्टॉल होता है, सेंट ओएस पर इंस्टॉल होता है और सुसे लिनक्स पर इंस्टॉल होता है। इसी 3 लिनक्स पर इंस्टॉल होता है और ऑलवेज इंस्टॉल ऑन द लिनक्स फ्लेवर। ये लिनक्स पर इंस्टॉल होता है, विंडो पर इंस्टॉल नहीं होता है। लॉगर ये से बार बार बोल रहा हूँ, विंडो पर इंस्टॉल नहीं होता। कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा इंटरव्यूअर, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलवेज सेड दैट कि इट इज इंस्टॉल ओनली द लिनक्स मशीन, नॉट ऑन द विंडो मशीन, लॉगर डीएसएम। और लिनक्स में भी 3 ही फ्लेवर को रखता है। नए वाले जो वर्जन है 7.5 जो ईएसएम है, अभी 7.6 आ गया है। तो नए वाले जो वर्जन है, अर्लियर जो वर्जन थे उस पर 2 ही था, रेड हैट और सेंटोस। अर्लियर जो वर्जन था उसमें रेड हैट और सेंटोस भी इसी 2 फ्लेवर पर होते थे। ऐसे बहुत सारा है, डेबियन है, और ऐसे बहुत सारा है, उबंटू है, बहुत सारा लिनक्स का फ्लेवर है, लेकिन रेड हैट और सेंटोस पर ही होते हैं। अभी के जो लेटेस्ट वाला है वो रेड हैट के पर इंस्टॉल होता है, सेंटोस पर, सुसे पर। तो मैंने आपको ओएस बता दिया किस पर होता है, कौन सा डेटाबेस पर काम करता है, कोरिंजर पर, और कौन सा वर्जन है। मैंने तीनों बता दिया। तीनों चीज बता दिया कि किस ओएस पर काम करता है, डीबी पे काम करता है और किस वर्जन पर काम करता है। यहां तक का कोई दिक्कत? टीम यहां तक का कोई दिक्कत है? ऐसा ही है। अब देख लेते हैं इसका आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर में आता है पहला हमारा, मान लीजिए यहाँ से रूटर है हमारा, यहाँ फायरवॉल है, ये हमारा स्विच है, ठीक है, ये हमारा विंडो डिवाइस है यहाँ पर, ठीक है, विंडो डिवाइस। ये सारे को लोग यहाँ पर आ रहे हैं कनेक्टर के पास, कनेक्टर से जाता है हमारा लॉगर के पास, और लॉगर से जाता है हमारा ईएसएम के पास। इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं लीनियर आर्किटेक्चर, लीनियर, लेकिन तीनों एक साथ में है, एक लाइन में है, इसको बोलते हैं लीनियर। इसी का एक ड्यूल आर्किटेक्चर होता है। ड्यूल का मतलब है ये 2 तरह से डेस्टिनेशन है। ड्यूल आर्किटेक्चर में क्या होता है कि ये जो कनेक्टर टू लॉगर है और लॉगर टू ईएसएम है, तो ड्यूल क्यों आया? पहले तो हम लोग सोचते हैं कि मेरा का नाम होता है ना कि अगर स्विच था तो स्विच का रूटर क्यों आया? तो स्विच क्या करता है, सेम नेटवर्क को कनेक्ट करता है, रूटर डिफरेंट नेटवर्क। ऐसे ही अगर लीनियर आर्किटेक्चर था तो ड्यूल क्यों आया? अब इसमें देखिए कहानी देखिए, हम लोग का जो रियल टाइम जो मॉनिटरिंग होता है और जो रियल टाइम हम टीवी पर मॉनिटर करते हैं, जो आप लोग भी मॉनिटर करोगे, वो आप ईएसएम पर करते हो। देख रहे होगा, जैसे मैंने ईएसएम का फंक्शनलिटी आपको बताया होगा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग, कोरिलेशन, अलर्टिंग, सर्चिंग करना, डैशबोर्ड क्रिएट करना, आप समझो कि मैक्सिमम आप इसी पर काम करोगे। ये आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको ये भी देखने को नहीं मिले, आपको यही केवल मिलेगा ईएसएम देखने के लिए। एक टीवी होगा, इस पर ईएसएम ओपन होगा और यही आप देख पाओगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये हम लोग का जो लॉग आप मॉनिटर करोगे 24/7, जो मैं बोला था कि 100 का काम है, मतलब ईएसएम जो होना चाहिए आपका अप एंड रनिंग होना चाहिए 24/7, ये कभी डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए केस मानते हैं कि लॉगर हमारा डाउन हो गया, ये मिडिल मैन हमारा डाउन हो गया, जैसे ही मिडिल मैन मेरा डाउन हो जाता है, ये बी इसी से लगा हुआ है, ईएसएम इसी से कनेक्ट है, जब ये डाउन चला गया ये भी डाउन हो जाता था। लीनियर आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि अगर लॉगर हमारा डाउन चला जाए कनेक्टिविटी की वजह से, किसी कोई एक्टिविटीज हो गया, उस वजह से कोई हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, कोई सर्विसेज बंद हो गया, उसकी वजह से अगर लॉगर हमारा डाउन चला जाता है, तो ईएसएम हमारा का जो मेन कंसर्न था, जिसके लिए सिम है 24/7 मॉनिटरिंग के लिए, वो काम होता ही नहीं था। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द लीनियर आर्किटेक्चर। इसी को दूर करने के लिए आर्किटेक्चर आया गया ड्यूल डेस्टिनेशन। ड्यूल डेस्टिनेशन का होता है कि कनेक्टर जो है एक कॉपी भेजेगा लॉगर को और एक कॉपी भेजेगा ईएसएम को, एक कॉपी इसको भेजेगा या एक कॉपी इसको भेजेगा। जो लॉग्स आएगा यहाँ से रूटर से, फायरवॉल से, स्विच से, विंडोज से,
इस एक कॉपी को ये भेजेगा, एक कॉपी को भेजेगा लॉगर को, और 1 कॉपी को, सेम कॉपी को ईएसएम को भेजेगा। वो आपका है। आप बोलो कि नहीं भाई साहब मेरे को लॉगर पर स्पेस मेरे को ज़्यादा नहीं है, अब एक काम करो, लॉगर पर नॉन क्रिटिकल डिवाइस है, वो अब वो कस्टमर बताएगा कि नॉन क्रिटिकल डिवाइस है, इसका लॉग इस पर भेजो। और जो क्रिटिकल डिवाइस है, मान लीजिए कि आपके पास 200 डिवाइसेज हैं, 200 सर्वर हैं, हम लोग जो इंटीग्रेट करते हैं ना लैपटॉप डेस्कटॉप को नहीं, सर्वर को करते हैं, 200 बोला ना, 50 मेरे क्रिटिकल हैं और 150 मेरे नॉन क्रिटिकल। ये कस्टमर बताएगा आपको। तो नॉन क्रिटिकल वाला को बोले कि भाई साहब मैं तो 200 को लाऊंगा, बोले कि 1 कॉपी 200 का 200 बोले कि नहीं मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, कस्टमर बोलेगा, हो सकता है कस्टमर रिक्वायरमेंट मेरे को उतना स्पेस नहीं है, आप काम करो 50 मेरे लिए क्रिटिकल वाले हैं, इसको मॉनिटर करो, ये 150 को लॉगर भेज दो। तो आप क्या करोगे, 150 का लॉग डेस्टिनेशन डाल दोगे लॉगर का, और 50 का डाल दोगे ईएसएम का। ये कनेक्टर पर डेस्टिनेशन डालता है। मैं कनेक्टर का जब सेटअप पढ़ाऊंगा, रियल टाइम में दिखाऊंगा, तो मैं दिखा दूंगा कैसे डेस्टिनेशन डालता है, किसको इस पर डाले, किसको इस पर, और किसी को दोनों पर डालेंगे। मैंने एक कॉपी दोनों को भेजा या दोनों को, या कि एक कॉपी इसको नॉन क्रिटिकल वाले को, मैंने 150 डिवाइस को इस पर भेज दिया और 50 वाले को इस पर भेज दिया। ये आपके कस्टमर की परीक्षा है। ऐसे हम लोग 1 कॉपी इसको, 1 कॉपी से इसको बोलते हैं ड्यूल डेस्टिनेशन। अब मान लीजिए कि इसमें लॉगर डाउन भी हो रहा है, ईएसएम हमारा चलता रहेगा, ये लॉग विंडो डिवाइस से कनेक्टर और कनेक्टर से ईएसएम पर आ रहे हैं। तो मेरा हमारा जो 24/7 मॉनिटरिंग है, जो हमारा सिम का कॉन्सेप्ट है, वो हमारा रुकेगा नहीं, ड्यूल डेस्टिनेशन। तो ये मेन एडवांटेज है ड्यूल डेस्टिनेशन। समझ गए? लीनियर और ड्यूल दोनों आर्किटेक्चर क्लियर है। लीनियर और ड्यूल के क्या क्या फायदे हैं, लीनियर का क्या डिसएडवांटेज है और ड्यूल का क्या एडवांटेज है। सब कुछ जगह हुआ है, सो गया। ये हमारा हुआ लीनियर और ये हमारा होगा ड्यूल। दिस इज कॉल्ड लीनियर आर्किटेक्चर, दिस इज कॉल्ड ड्यूल आर्किटेक्चर। इसमें एडवांटेज है कि लॉगर हमारा डाउन हो जाए, ईएसएम 24/ईएसएम हमारा मॉनिटरिंग नहीं हो पाता था, ये स्टॉप हो जाता था। और इसमें 1 कॉपी इसको भेजता है और 1 कॉपी इससे होता है। इससे हमारा जो मॉनिटरिंग है 24/7 मॉनिटरिंग, ये स्टॉप नहीं होता है, डजंट स्टॉप नहीं होता, डजंट स्टॉप, स्टॉप नहीं होता। दिस इज कॉल्ड ड्यूल डेस्टिनेशन। क्लियर है टीम? आवाज आ रही है? ठीक है। एक और कंडीशन हम लोग बताते हैं जिसका बोलते हैं एचए का कंडीशन। अब एचए का कंडीशन क्या है, मैं थोड़ा सा बताऊं, इसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी तीसरा आर्किटेक्चर, जो अभी इंटरव्यू बताएगा तो थोड़ा उसको अच्छा लगेगा कि ये भी आर्किटेक्चर इनको पता है। इसमें कहते हैं, मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि इस केस में लॉगर डाउन चला जाए, ईएसएम पर लॉग आता रहेगा, मॉनिटरिंग चलता रहेगा, इस केस में मॉनिटरिंग आता है। अब हो सकता है कि माइट भी किसी कारणवश ईएसएम भी हमारा एक ही ईएसएम सर्वर पर, ये ईएसएम पर कुछ सर्विसेज स्टॉप हो गया, कनेक्टिविटी कुछ हो गया, कुछ का प्रॉब्लम आ गया, ये ईएसएम बैठ गया, तब पर भी हमारा 24/7 जो मॉनिटरिंग स्टॉप हो जाता है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया हाई एबिलिटी का, जो हर कंपनी एचए में रहना चाहती है कि मेरा एक अप है, एक और जैसे एचए का मतलब है, जैसे आपके घर में चाहते कि मेरा घर में लाइट रहे हमेशा, तब क्या करोगे, बिजली के भरोसे नहीं बच सकते, इलेक्ट्रिसिटी आप बैकअप रखोगे, चाहे इन्वर्टर रखो या जनरेटर रखो। वैसे ही कंपनी चाहती है कि मेरा जो 24/7 का प्रोसेस है ये बंद नहीं हो। ये चाहते हैं कि एक ईएसएम यहाँ पर है, अगर ये इसमें कुछ हो गया तो हमारा मॉनिटरिंग स्टॉप हो जाएगा। ये क्या करती है, ये एक और ईएसएम लगा देगी। लॉगर तक लॉग स्टोर का है, इसमें तो मॉनिटरिंग होता नहीं है, मेरा मेन जो मॉनिटरिंग होता है ईएसएम पर होता है, ये चाहिए। ये क्या करती है, इसको 2 लगा देगी, एक ईएसएम ये ईएसएम 1 और ईएसएम 2। अब ये क्या होगा, ईएसएम इसको बोल देगी प्राइमरी और इस ईएसएम को बोल देगी सेकेंडरी। ये 2 ईएसएम हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस एक या तो दोनों एक्टिव में रहेंगे, दोनों ऑन रखिए, दोनों एक्टिव, या एक को एक्टिव में रखिए प्राइमरी को, सेकेंडरी को किस में रखिए, पैसिव। पैसिव एक्टिव का मतलब क्या है कि प्राइमरी को अप रखिए, एक्टिव मतलब अप है और पैसिव मतलब डाउन, माने एक को अप में रखिए, एक को डाउन, या दोनों को चाहेंगे तो दोनों को अप रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आपका एचए का आर्किटेक्चर कैसा है। तो इस केस में मान लीजिए अगर प्राइमरी डाउन चला गया तो तुरंत टाइमर यहाँ पर लगा रहता है, 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के बाद हमारा सेकेंडरी अप आ जाएगा, और जैसे ही प्राइमरी रिजॉल्व हो जाएगा, सेकेंडरी से तुरंत में प्राइमरी पर शिफ्ट हो जाएगा।
इसमें HA का क्लस्टर बेस होता है, उस डिटेल में हम लोग उतना नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। ये क्लस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। इसका मेन मीनिंग ये होता है कि जैसे ही मेरा प्राइमरी डाउन जाए, मेरा सेकेंडरी अप आ जाए। ठीक है, जैसे ही मेरा इलेक्ट्रिसिटी का लाइन कटे मेरे रूम में, तुरंत इन्वर्टर पर चला जाए। देखिए तुरंत इन्वर्टर पर चला जाता है ना, वो समझिए ये सब सेकेंडरी है। और जैसे ही मेरा लाइट आए, इन्वर्टर से तुरंत इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए, मैंने प्राइमरी पे आ जाए। इसको बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है, या HA आर्किटेक्चर। इसको बोलते हैं हाई एबिलिटी फील्ड ओवर आर्किटेक्चर। इसका नाम है HA या फील्ड ओवर आर्किटेक्चर, फील्ड ओवर आर्किटेक्चर इसका नाम है। ठीक है, इसमें अगर प्राइमरी डाउन हो जाता है तो मेरा मॉनिटरिंग नहीं रुक रहा है। तो दीज आर द 3 आर्किटेक्चर, लीनियर, ड्यूल और HA। क्लियरिटी? हेलो। हेलो। हाँ विकास, हाँ, ये थोड़ा क्लस्टरिंग बताओगे? क्लस्टरिंग अंदर बताना पड़ेगा, क्लस्टरिंग का आर्किटेक्चर। हेलो। क्लस्टर का हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ एक मिनट के लिए। देखिए क्लस्टर का आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लस्टर का ऐसे ही थोड़ा बता दे रहा हूँ। क्लस्टर ये एडमिन लेवल का काम है कि क्लस्टर कैसे बनाते हैं, ये मतलब सॉफ्ट लेवल का काम नहीं है। ये जो ये टीम होती है इंफ्रा टीम, वो इंफ्रा टीम क्रिएट करती है। देखिए क्लस्टर का मेन कैसे होता है, मान लीजिए हम लोगों ने एक तैयार किया, इसमें एक को रख दिया ESM को प्राइमरी, ये हमारा जाता है प्राइमरी ESM 1, और ये हमारा जाता है सेकेंडरी, ये आता है ESM 2, और यहाँ पर हमारा रहता है टाइमर, ये हमारा हो गया टाइमर। ये 30 सेकंड का और 60 सेकंड का होता है, ऐसे 15 सेकंड जैसा मान सकते हो, मान लीजिए 30 सेकंड का होता है। और यहाँ मान लीजिए आप बैठे हुए हो, या आपका PC है, ब्राउजर पे मैं बताऊंगा कैसे ESM एक्सेस होता है। और इसका जो IP होता है, इसका IP अलग होगा। मान लीजिए IP 14 है, और इस ESM का IP 12 है, और ESM का IP 13 है। तो आप जब एक्सेस करोगे ना, ESM एक्सेस आप करोगे 14 को, ये होता है क्लस्टर। ये क्लस्टर, ये बड़ा जो रूम है इसको बोलते हैं क्लस्टर, इसको क्लस्टर। और क्लस्टर में मल्टीपल मतलब डिवाइसेस हो सकती हैं, जो भी मतलब DCDR में जो भी रख सकते हो। और ये प्राइमरी का मतलब ये था, या तो ये एक्टिव हो सकता है, ये एक्टिव रहेगा, और ये पैसिव में सेकेंडरी, या तो ये एक्टिव में रहेगा और सेकेंडरी भी हमारा एक्टिव में रहेगा। दोनों आर्किटेक्चर आप बना सकते हो। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर होता है ये 2 IP, 12 और 13 वाला, जो भी IP मान सकते हो। माने इसका 14 का IP मान सकते हो 10.0.0.14 इसका IP, ठीक है। और 12 का IP है 10.0.0.12, और इसका है 10.0.0.13। तो आप जो IP एक्सेस करोगे, आप क्लस्टर IP को एक्सेस करोगे, और क्लस्टर IP के थ्रू माने आप एक्सेस करो इसको क्लस्टर IP को, और क्लस्टर IP के थ्रू आप जाओगे प्राइमरी को एक्सेस करने के लिए। और जब भी प्राइमरी डाउन होगा तो ये हो जाएगा सेकेंडरी पर। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा प्राइमरी डाउन हो गया, तो ये दोनों अपने आप में हेलो मैसेज सेंड करते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग और डीप में जाए तो ये दोनों अपने आप में हेलो मैसेज, ICMP मैसेज, जो हेलो मैसेज होता है, ESM 1 ESM 2 सेंड करते हैं। जब भी इनका इंटरवल 30 सेकेंड जो आप टाइमर सेट किए हो, इसको होता है कि आप जब पढ़ोगे लिनक्स जो होता है ना, लिनक्स रेड हेड को अगर या सेंटो जो भी हो, लिनक्स HA कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, लिनक्स का कमांड्स कॉन्फ़िगर होता है, तो उसमें टाइमर सेट करने के लिए। तो जैसे हेलो मैसेज, अगर जो टाइमर आप सेट, मैं मान लीजिए मैंने 30 सेकंड का सेट किया है, अगर 30 सेकंड तक ESM 1 ESM 2 को हेलो मैसेज नहीं सेंड किया, ये 30 सेकंड 31वां सेकंड में ESM 2 अपने आप ऑफ हो जाएगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा। वो मान लेगा कि मेरा ESM जो 1 है वो डाउन चला गया है, इसमें ये टाइमर की वजह से। ये आप लिनक्स कमांड में आप यूज करते हो। और फिर आपका कनेक्शन कैसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और जैसे ही ये अप आएगा, आपका कनेक्शन फिर से जैसे आपका कनेक्शन है यहाँ से ऐसे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर, और इसका नाम हो गया है, इसको ऐसे बोल सकते हो HA हाई एबिलिटी या फील्ड ओवर आर्किटेक्चर। फील्ड ओवर आर्किटेक्चर मतलब एक फील्ड हो तो दूसरा हमारा अप हो जाए। क्लियर है कहानी? ये बेसिक आर्किटेक्चर हम लोग का मतलब जो भी इन्वायरमेंट आप जाओगे इंटरप्राइज इन्वायरमेंट, ऐसे ही आर्किटेक्चर होता है।
और एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ पोर्ट वाला रिगार्डिंग कि कैसे यूज करते हैं। ये मान लीजिए विंडो डिवाइस है, ये हमारा राउटर हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा फायरवॉल हो गया, स्विच फायरवॉल, ऐसे ही एप्लीकेशन डी जो भी मान लीजिए। यहाँ से लॉग आ रहे हैं यहाँ पर कनेक्टर के पास, कनेक्टर से लॉगर और लॉगर से ये से। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये पोर्ट किस पर काम करता है, 443 पर काम करता है। यहाँ से लॉग होता है, ये किस पर काम करता है, 8443। तो ये पोर्ट नंबर जरूर याद रखिएगा। कनेक्टर टू लॉगर किस पोर्ट पर काम करता है, लॉगर किस पोर्ट पर, और ये किस पोर्ट पर काम करता है, ठीक है, 8443। ठीक है, विंडो और कनेक्टर के बीच कोई पोर्ट पूछेगा तो विंडो वाला केस में हम लोग बताएंगे 135 इंटीग्रेशन होगा, तो मैं पूरा चीज़ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा 445। और रूटर फायरवॉल स्विच जो भी सिसलॉग होंगे, सिसलॉग इसको बोलते हैं, सिसलॉग ये भी बताऊंगा मैं। सिसलॉग ये काम करते हैं 514, जनरली 514 से 519 तक ले, और ग्रेटर देन 1024 तक, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी के पोर्ट जनरली, अभी पोर्ट मेरे ध्यान में रखिए, जो मेरा मकसद है 443 और 8443, ये पोर्ट बताऊंगा। अब देखिए जो ईएसएम होता है ना, इसको दो तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं आर्किटेक्चर में। एक होता है वेब बेस, हम लोग एक्सेस करते हैं वेब बेस, जिसको बोला जाता है आर साइट कमांड सेंटर, इसका नाम है कमांड सेंटर, कमांड सेंटर। तो ईएसएम एक्सेस करने के दो तरीके, एक वेब बेस और एक होता है एप्लीकेशन बेस, जिसको बोलते हैं ईएसएम कंसोल। ईएसएम कंसोल माने ईएसएम मैनेजर को दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वेब बेस और कंसोल बेस। ईएसएम कंसोल मतलब इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, सेटअप होता है, एप्लीकेशन मतलब सेटअप फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड कीजिएगा तो ईएसएम कंसोल उसको बोला गया है। ये सेटअप एप्लीकेशन बेस होता है। और एक होता है ब्राउजर बेस, वेब बेस। वेब बेस बोलिए या इसको बोलती है ब्राउजर बेस। अब इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल था, जो ब्राउजर बेस होता है, वेब बेस होता है, ये काम करता है 8443 पर ही, ये भी काम करता है, ठीक है, 8443 पर। और इसको बोलते हैं कमांड सेंटर। तो वेब बेस जो ईएसएम एक्सेस करते हैं, वेब बेस या ब्राउजर बेस, उसका नाम है कमांड सेंटर, ठीक है। ये एडमिन एक्टिविटी के लिए यूज होता है, मैं लास्ट दिन इसको बताऊंगा जब खत्म करूंगा ईएसएम तो। और ये 8443 पर वर्क होता है, इसमें जो कोड डालते हैं 8443 डालते हैं। और जो ईएसएम कंसोल होता है, इसका हम लोग सेटअप डाउनलोड करते हैं, जो आरसेट सपोर्ट सेंटर होता है उससे सेटअप मिलता है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसमें 3 चीज मांगता है, एक मांगेगा हमारा यूजर आईडी, एक मांगेगा पासवर्ड, और एक मांगेगा ईएसएम का होस्ट नेम। उसका होस्ट नेम रहता है वो डालिएगा, तीनों चीज डालिएगा, ईएसएम कंसोल आपका लॉगिन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ईएसएम जो होता है, जो लिनक्स बेस होता है, मैंने बताया रेड हैट, सेंटोस और सुसेबा होता है, ये कैसे वर्क करता है। मैंने ब्राउजर बेस और एप्लीकेशन बेस आपको बोल रहा हूँ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होता है। इसका बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप फेसबुक एप्लीकेशन जो है, फेसबुक एप्लीकेशन जो मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है, ये जो है ये लिनक्स बेस है। और ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। इसका सर्वर कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। आप फेसबुक कैसे यूज करते हो, अपने मोबाइल और लैपटॉप में आप ब्राउजर में डालते हो www.facebook.com, या मोबाइल के ब्राउजर में डालते हो www.facebook.com। तो एक इस तरह से एक्सेस करते हो इस ये फेसबुक को, जो फेसबुक का सर्वर कैलिफोर्निया में है, लिनक्स बेस है, तो उसको www.facebook ब्राउजर में एक्सेस करते हो। और इस फेसबुक को आप क्या करते हो, प्ले स्टोर में जाते हो और फेसबुक एप्लीकेशन आता है, आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, प्ले स्टोर में फेसबुक एप्लीकेशन आता है, उस फेसबुक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो और उस फेसबुक को इंस्टॉल करते हो, और उसमें भी आप फेसबुक चला सकते हो। तो देखो ऐसे ही ईएसएम है। ईएसएम जो किस पर है, लिनक्स सर्वर पर है, उसको हम लोग दो तरीका से यूज करते हैं। एक होता है ब्राउजर बेस, जिसको बोलते हैं कमांड सेंटर। ये मैं सारा चीज दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, नेक्स्ट क्लास में सारा चीज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे एक्सेस करते हैं। और एक जो ब्राउजर बेस, वेब बेस, जिसका नाम दिया है कमांड सेंटर, जो 8443 पर काम करता है। और दूसरा आता है ईएसएम कंसोल, जो सेटअप होता है, ये जावा का सेटअप होता है, एप्लीकेशन का सेटअप होता है, जावा या एप्लीकेशन बोलिए उसका सेटअप होता है, जावा बेस होता है। इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और ईएसएम होस्ट आता है। इससे हमारा ईएसएम, हमारा मैनेजर लॉगिन हो जाएगा, या ब्राउजर बेस लॉगिन हो जाएगा। एज लाइक ए फेसबुक भी लिनक्स सर्वर होता है, उसको हम लोग मोबाइल पर ब्राउजर या लैपटॉप ब्राउजर बेस ओपन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हम लोग फेसबुक को चला सकते हैं। इस तरह से हम देयर आर टू वे टू एक्सेसिंग द फेसबुक, देयर आर टू वे टू एक्सेसिंग द ईएसएम कंसोल, ठीक है। ये वेब बेस जो होता है, ये अपाचे बेस सर्वर होता है, अपाचे बेस सर्वर होता है, ये वेब बेस या अपाचे बेस बोल सकते हैं।
इसको अगर थोड़ा सा इंटरव्यूअर को अच्छी तरह से बोलना है तो ये बोल सकते हैं कि अपाचे वेब सर्वर बेस होता है, जिसको कमांड सेंटर बोलते हैं। देयर आर टू वे टू एक्सेसिंग द ESM सर्वर, ESM मैनेजर। द फर्स्ट वे इज द ब्राउजर बेस वेब बेस विच इज अपाचे बेस सर्वर known as the command center which is work on the 8443, and the second is the Java based system or application which is known as the ESM console. Once the ESM console is installed, they are asking for username, password and host, and once you enter the 3D, the ESM console is login where you can monitor the thing. Clear है? कनेक्टर टू लॉगर किस पोर्ट पर काम करता है? 443, और कनेक्टर टू लॉगर टू ESM किस पोर्ट पर काम करता है? 8443. क्लियर है? क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं।